अध्याय 305 मैं तुम्हें एक बार मुझ पर प्रहार करने दूंगा। शैतान क्षेत्र, दानव क्षेत्र और अधोलोक क्षेत्र के सदस्य शहर की दीवारों के नीचे यांग ये के साथ टकराव में थे, जबकि प्राचीन डोमेन शहर की दीवारों पर मानव गहराई का एक घना विस्तार खड़ा था। जब उन्होंने देखा कि दानव क्षेत्र से ग्रीन ड्रैगन कबीला कितना भयानक था, तो इन मानव गहराई वाले लोगों ने अधोलोक क्षेत्र और शैतान क्षेत्र के सदस्यों की ओर जो नजरें डाली, वे भय से भर गईं। इन तीनों क्षेत्रों के विशेषज्ञों की कुल संख्या 1000 भी नहीं थी। हालांकि यह वास्तव में 1000 से भी कम विशेषज्ञ ही थे, जिनके कारण प्राचीन डोमेन शहर के भीतर मौजूद हजारों मानव दीपशिक्षक युद्ध में उनसे मिलने से डरते थे। दरअसल, अगर ये मानव गहनज्ञ एकजुट होकर साथ मिलकर काम करें, तो इन तीन क्षेत्रों के विशेषज्ञ मानव गहनज्ञों के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे, भले ही उनके पक्ष में 1000 अन्य विशेषज्ञ क्यों न हों। लेकिन समस्या यह थी कि क्या ये हजारों मानव एकजुट होंगे? वे अलग अलग इलाकों और अलग अलग संप्रदायों से थे। उनमें से ज्यादातर एक दूसरे के दुश्मन भी थे। तो क्या उन्हें एक साथ मिलकर अधोलोक, शैतानी इलाके और राक्षसी इलाके के विशेषज्ञों से मौत तक लड़ना संभव था? बेशक, एक और भी महत्वपूर्ण बात थी। अधिकांश मनुष्यों में एक सामान्य विशेषता थी, और वह थी मृत्यु का भय और स्वार्थ। कुछ मानव प्रगाढ़ व्यक्ति भी थे जो अधोलोक, शैतानी क्षेत्र और राक्षसी क्षेत्र से नहीं डरते थे, और ये प्रगाढ़ व्यक्ति थे शीलुओ, ली किंगशुई और नांगोंग मेंग। क्योंकि उनके पास जो ताकत थी, उसके कारण उन्हें एक साधारण एक साथ दायरे के विशेषज्ञ से भी डरने की जरूरत नहीं थी। हालांकि उनके पास इस समय पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर वे वास्तव में शहर की दीवारों के नीचे मौजूद अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ युद्ध करने गए, तो शहर की दीवारों पर मौजूद 10 में से 9 साथी शायद यहीं रहकर युद्ध देखेंगे। ज्यादातर इंसान न सिर्फ मौत से डरते थे और स्वार्थी थे, बल्कि वे बेहद लालची भी थे। क्या इंसानों में पीठ पीछे छुरा घोंपना दुर्लभ था? केंद्रीय क्षेत्र के 3 असाधारण प्रतिभाशाली लोगों ने लड़ाई से इसलिए परहेज नहीं किया क्योंकि वे डरे हुए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। बेशक, इसे एक बहाना भी कहा जा सकता है। शहर की दीवारों के नीचे मोके और हुन यू यांग ये की आवाज सुनकर दंग रह गए और फिर जोर से हंसने लगे। थोड़ी देर हंसने के बाद मोके ने यांग ये को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएं? इंसान, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा कुछ कर सकते हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मोके का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया, और फिर उसने अपने पीछे खड़े शैतान जाति के एक युवक से कहा, मोशी, उससे निपटो। मोशी नामक व्यक्ति ने जब यह सुना तो वह एक क्रूर मुस्कान बिखेरने लगा, और फिर उसने अपने होंठ चाटे और कहा, मांस का स्वाद। मानव, मैंने बहुत लंबे समय से मांस नहीं खाया है। हाहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर चमक उठा और यांग ये की ओर विस्फोटक ढंग से उछला। जब वह यांग ये से 3 मीटर से भी कम दूरी पर पहुंचा, तो मोशी ने जोर से चिल्लाया और फिर अपनी मुट्ठी यांग ये के सिर पर तान दी। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और फिर उसने अचानक अपनी तलवार निकाली और उस समय वार कर दिया जब मोशी की मछली उसके सामने लगभग 10 इंच की दूरी पर आ गई थी। एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। एक पल में मोशी का शरीर अचानक अकड़ गया, जब उसकी मुट्ठी यांग ये से मात्र 2 इंच की दूरी पर थी। अनुभव करना। एक क्षण की शांति के बाद मोशी का शरीर तुरंत 2 भागों में विभाजित हो गया, और भारी मात्रा में खून फव्वारे की तरह बह निकला, जिससे दृश्य अत्यधिक रक्तरंजित हो गया। 4 स्तर तलवार इरादा। मोशी और हुन यू के चेहरों पर यह दृश्य देखकर घृणा गायब हो गई थी, और उसकी जगह एक गंभीर भाव आ गया था। भले ही एक तलवार साधक जिसके पास 4 टीएच लेवल की तलवार की मंशा हो, उनकी बराबरी न कर सके, लेकिन ऐसे प्रखर साधक को बिल्कुल भी कमजोर नहीं माना जा सकता। या यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में उनके पास एक तलवार साधक की उपेक्षा करने की योग्यता नहीं थी, जिसने 4 टीएच लेवल की तलवार की मंशा को समझ लिया था। शैतान जाति का विशेषज्ञ ऐसा ही होता है। यांग ये ने अपनी तलवार म्यान में रखी और अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में स्पष्ट निराशा थी और उसने कहा, तो शैतान जाति का विशेषज्ञ वास्तव में इतना कमजोर होता है? वैसे भी मैं बिल्कुल अकेला हूं। तो तुम सब एक साथ मेरे पास क्यों नहीं आते? जब उसने ये आखिरी शब्द कहे तो वह सिर्फ दिखावा कर रहा था। भले ही उसे लगा कि उसने मोशी को आसानी से मार दिया है, लेकिन उसने अभी अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। 4थे स्तर की तलवार की मंशा, उसकी सुनहरी गहन ऊर्जा और उसके भौतिक शरीर की ताकत के साथ। इसके अलावा वह पहले से ही किंग दायरे के 5वें रैंक पर था, जबकि मोशी ने उसे कम आंका था। तो यही कारण थे कि वह एक ही हमले में मोशी को तुरंत खत्म करने में सक्षम था। संक्षेप में, अगर उसके सामने खड़े लोग उसके खिलाफ एकजुट हो जाएं, तो वह शायद तुरंत ही टूट जाएगा। यही कारण था कि उसने उन्हें इस तरह से उकसाया था। हे। इस बीच हुन यू के पीछे एक काली आकृति ने अचानक अजीब सी हंसी की लहर छोड़ी, और फिर उसकी आकृति रहस्यमय तरीके से तैरती हुई यांग ये के सामने लगभग 10 मीटर दूर आ गई। उसने यांग ये को देखा और एक बार फिर उदास होकर हंसा। फिर उसने कहा, 4थे स्तर की तलवार की मंशा और यह इतनी तेज है। मुझे लगता है कि आपकी आत्मा बेहद मजबूत है।
हे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काली आकृति ने अपनी कलाई को थोड़ा हिलाया, और एक काले रंग का लोहे का हुक जो ऊर्जा से बना था, अचानक चमक उठा और यांग ये की ओर बढ़ गया। यांग ये की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, और उसने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, इससे पहले कि वह उससे वार करता। हालांकि उसकी तलवार वास्तव में लोहे के हुक से होकर गुजरी, जबकि लोहे का हुक पूरी तरह से सुरक्षित रहा। इसके अलावा यह बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ क्योंकि यह सीधे उसकी गर्दन पर जा लगा। यांग ये के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि उसे अपनी गर्दन में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। ठीक उसी समय जब यांग ये हैरान था, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं क्योंकि उसे लगा जैसे उसकी आत्मा वास्तव में उसके शरीर को छोड़ने वाली थी। यह पहली बार था जब उसने ऐसी स्थिति का सामना किया था, और इसने यांग ये के दिल को झकझोर कर रख दिया। यांग ये ने खुद को रोकने की हिम्मत नहीं की, और उसने अपने दिल में एक आदेश जारी किया, जिससे छिपी हुई तलवार विस्फोटक रूप से बाहर निकल आई। जब छिपी हुई तलवार ने उस पर हिंसक तरीके से गोली चलाई तो काले व्यक्ति की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई क्योंकि उसे खतरे की एक समझ से परे भावना महसूस हुई थी। काले व्यक्ति ने पीछे की ओर तैरने और उस स्थान को छोड़ने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया जहां वह अभी खड़ा था। जैसे ही काली आकृति पीछे हटी, वह भावना जहां उसकी आत्मा मानो उसके शरीर को छोड़ने वाली थी, तुरंत गायब हो गई। यांग ये ने राहत की सांस ली, इससे पहले कि उसकी आंखों में भयानक हत्या के इरादे की झलक दिखाई दे। अपनी हथेली के एक झटके से तलवार वाला संदूक तुरंत प्रकट हो गया, और फिर उसने तलवार वाले संदूक के भीतर की 36 पृथ्वी श्रेणी की तलवारों को 36 प्रकाश किरणों में परिवर्तित करने का आदेश दिया, जो काली आकृति की ओर बिजली के बोल्टों की तरह तेजी से चलीं। अपने चौथे स्तर की तलवार की मंशा के संवर्धन के तहत 36 तलवारों की गति और शक्ति को अनगिनत बार तुरंत बढ़ाया गया था। काली आकृति उसके शरीर के माध्यम से गोली चलाने से पहले प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम नहीं थी। उसके बाद काली आकृति का शरीर धीरे धीरे अनगिनत गहन लोगों की चकित निगाहों के नीचे हवा में बिखर गया। काली आकृति को मारने के बाद यांग ये ने अपने दिल में एक आदेश जारी किया, और 36 तलवारें तुरंत आसमान में उड़ गईं और उसके ऊपर चक्कर लगाने लगीं। उसके बाद उसने मोके और दूसरों को देखा और फिर कहा, और कौन? इस समय यांग ये ने कोई दिखावा करने की कोशिश नहीं की, और वह वास्तव में इस समय क्रोधित था। शुरुआत में शैतान जाति, पाताल लोक और राक्षस जाति के प्रति उसका कोई शत्रुतापूर्ण रवैया नहीं था क्योंकि उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। इसलिए उसने जागने के बाद वहां से चले जाने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने उसे जाने से मना कर दिया क्योंकि वह एक इंसान था। चूंकि तुम मुझे जाने नहीं देना चाहते, तो चलो लड़ते हैं। किसी भी मामले में अगर मैं तुम सभी को हरा नहीं पाया तो मैं लाइटनिंग ईगल को बुलाकर भाग जाऊंगा। यांग ये बिल्कुल भी पंडिताऊ व्यक्ति नहीं था। जब उन्होंने यांग ये को उस काले व्यक्ति को मारते हुए देखा, तो मोके और हुनयू दोनों उदास हो गए थे। उन्हें पता था कि उन्होंने इस इंसान की ताकत को कम करके आंका था, और यह उनके कम आंकलन के कारण ही था कि उन्होंने अपने 2 साथियों को खो दिया था। चूंकि वे यहां आने में सक्षम थे, इसलिए मोशी और उस काले व्यक्ति दोनों के पास अत्यधिक क्षमता और प्राकृतिक प्रतिभा थी। अगर उन्हें पर्याप्त समय दिया जाता, तो वे निश्चित रूप से भविष्य में विशेषज्ञ बन जाते। हालांकि मोशी और उस काले व्यक्ति का अब कोई भविष्य नहीं था क्योंकि मोके और हुनयू ने दुश्मन को कम करके आंका था। मोके ने यांग यी के ऊपर चक्कर लगा रही 36 तलवारों पर नजर डाली, और फिर एक पल के लिए गहराई से सोचने लगा, फिर उसने अपना दाहिना पैर थोड़ा ऊपर उठाया। ठीक इसी समय मोके के बाईं ओर खड़ा शैतान जाति का एक युवक मोके के कुछ करने से पहले ही आगे बढ़ गया था, और फिर उसने यांग ये की ओर देखा और फिर कहा, बड़े भाई, यह सिर्फ एक तलवार साधक है जिसने चौथे स्तर की तलवार की मंशा को समझ लिया है। आपको कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। मैं, मोकियू, पर्याप्त हूँ। मोके ने इस युवक की ओर देखा, एक पल के लिए झिझका, और फिर सिर हिलाकर कहा, ठीक है। युवक ने सिर हिलाया, और फिर वह यांग ये को देखने के लिए मुड़ा, फिर उसने कहा, मेरी शैतान जाति ताकतवर का सम्मान करती है। तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया है कि तुम कमजोर नहीं हो। इसलिए तुम में मेरा सम्मान पाने की योग्यता है। मैं मोकियू हूँ, और मैं राजा क्षेत्र के 8वें रैंक पर हूँ। मैं कमजोर को धमकाना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें बिना लड़े मुझ पर एक बार वार करने दूंगा। बोलते समय मोकियू की आकृति चमक उठी, और वह यांग ये से 10 दूर आ गया। उसके बाद उसने अपने हाथों को अपनी बगल में फैलाया जैसे कि यांग ये उस पर हमला करने के लिए स्वतंत्र महसूस कर सकता हो। हुनयू ने जब युवक की बात सुनी तो उसकी भौहें तन गईं, और फिर उसने मोके को देखा और याद दिलाया। ऐसा लगता है कि वह मौत को दावत दे रहा है। यह मत भूलो कि वह एक तलवार साधक है। इसके अलावा वह एक तलवार साधक है जिसने चौथे स्तर की तलवार की मंशा को समझ लिया है। मोके ने उदासीनता से कहा, मोकियू ने पहले ही स्वर्गीय शैतान काया को चौथे स्तर तक विकसित कर लिया है। राजा क्षेत्र के 5वें रैंक पर एक छोटे से प्रगाढ़ व्यक्ति का उल्लेख नहीं करना, यहां तक साधारण आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों को भी उसे घायल करना मुश्किल होगा। हुनयू ने यह सुनकर आगे कुछ नहीं कहा।
मोकियू की बात सुनकर यांग ये पहले तो दंग रह गया और फिर उसने एक रहस्यमय मुस्कान बिखेरते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है? मोकियू ने गर्व से कहा, बिल्कुल। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह धीरे धीरे मोकियू की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में यांग ये मोकियू के सामने पहुंच गया। मोकियू स्थिर खड़ा रहा जबकि उसके चेहरे पर शांत भाव और तिरस्कार की हल्की सी झलक थी। यांग ये ने अपनी हथेली घुमाई और एक तलवार उसके हाथ में आ गई। तलवार को हाथ में थामे हुए वह मुस्कुराया और फिर उसने उसे धीरे धीरे मोकियू की छाती तक पहुंचाया। जब वह बल लगाने ही वाला था तो वह एक बार फिर रुका और मोकियू को देखने लगा। फिर उसने कहा, क्या तुम सच में मुझे एक बार वार करने दोगे? मोकियू ने अधीरता से कहा, मैंने कहा था कि मैं करूंगा, तो मैं करूंगा। यह सब बकवास क्या है? ठीक है, ठीक है, मैं अभी हमला करूंगा। यांग ये ने सिर हिलाया। अगले ही पल, यांग ये की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई जबकि उसकी आंखों में ठंडी रोशनी की एक किरण चमक उठी। उसके बाद तलवार के साथ साथ लपटों की एक छोटी सी अंगूठे के आकार की लपटें बह निकली और तुरंत मोकियू के शरीर के संपर्क में आ गईं। जैसे ही वह मोकियू के शरीर के संपर्क में आया, आग की लपटें मोकियू के अंदर और बाहर चमकी और फिर यांग ये के शरीर में वापस चली गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी दिखाई ही न दी हो। जिस क्षण लपटों की यह लपटें मोकियू के शरीर के संपर्क में आईं, मोकियू की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसकी आंखें भय और पछतावे से भर गईं। यांग ये ने मोकियू को दया से देखा और फिर अपनी तलवार वापस ले ली और फिर वह लगभग 10 कदम पीछे हट गया। अगले ही पल, मोकियू का शरीर असंख्य दर्शकों की हैरान कर देने वाली अभिव्यक्तियों के बीच रहस्यमय तरीके से आग की लपटों में घिर गया। एक ही सांस के बाद मोकियू पूरी तरह से गायब हो गया था। उसने अपने पीछे राख का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो हुन यू, मो के, हरे ड्रैगन, शी लुओ, ली किंगशुई, नांगोंग मिंग के भाव वास्तव में, यह कहा जाना चाहिए कि इस दृश्य को देखकर आसपास के सभी लोगों के भाव बदल गए थे। अध्याय 306 जियानशी। खास तौर पर मोके, उसके दिल में किसी और से ज्यादा सदमा लगा। क्योंकि सिर्फ उसे ही साफ तौर पर पता था कि स्वर्गीय शैतान काया कितनी भयानक थी। यह कहा जा सकता है कि स्वर्गीय रैंक की कमजोर युद्ध तकनीक के लिए भी मोकियू को मारना असंभव था, जिसने स्वर्गीय शैतान काया में चौथा स्तर हासिल कर लिया था। फिर भी, अब, मोकियू की मृत्यु ऐसे ही हो गई थी। इसके अलावा, यह 5वें रैंक के राजा रियल प्रोमोफर की तलवार के एक आकस्मिक झटके से हुआ था। ज्वाला का वह किनारा स्वाभाविक रूप से नीदर घोस्ट फ्लेम था। शुरुआत में, यांग ये ने कभी भी नेदर घोस्ट फ्लेम का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार, यह उनके सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड में से एक था। इसके अलावा, उन्होंने हमेशा एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए कमजोरी दिखाने के सिद्धांत का पालन किया था। हालांकि, मोकियू के शब्दों ने उन्हें अपना विचार बदलने पर मजबूर कर दिया था। यह तब था जब मोकियू ने कहा कि विशेषज्ञों का सम्मान किया जाना चाहिए। यह वास्तव में ये शब्द थे जिन्होंने यांग ये को पीछे हटने और तुरंत मोकियू का सफाया करने के लिए प्रेरित किया। प्राचीन डोमेन शहर में अनगिनत प्रतिभाशाली लोग थे। इनमें से ज्यादातर प्रतिभाशाली लोग घमंडी और अहंकारी थे, लेकिन वे ताकतवर लोगों का सम्मान करते थे। या यूं कहें कि पूरा प्रोफाउंड महाद्वीप ताकतवर लोगों का सम्मान करता था। इसलिए, अगर वह अपनी परेशानियों को कम करना चाहता था और दूसरों का सम्मान पाना चाहता था, तो उसे एक दुर्जेय ताकत दिखानी होगी। केवल इसी तरह से उसकी परेशानियां कम हो सकती थीं। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यांग ये अभी खुद को साबित करना चाहता था। जब उसने अभी अभी बैंगनी मिंट को पागल होते देखा, तो उसे पता चल गया कि उस छोटे से साथी की पृष्ठभूमि बिल्कुल भयानक थी। मनुष्यों और राक्षस जानवरों के बीच के रिश्ते के कारण, छोटे साथी के कबीले के लोगों के लिए उन्हें एक साथ रहने की अनुमति देना पूरी तरह से असंभव था। उन्हें अलग करना, यह स्वाभाविक रूप से असंभव था। लेकिन अगर वह छोटे साथी से अलग नहीं होना चाहता था, तो यांग ये को खुद को साबित करना था। 10,000 साल पहले, तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज पूरी दुनिया में बेजोड़ थे और उन्होंने अन्य सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को अपने सामने झुकने और झुकने पर मजबूर कर दिया था। उस समय, क्या कोई तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज के भाग्य को नियंत्रित कर सकता था? अब, यांग ये साबित करना चाहता था कि वह तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज की तरह ही कोई बन सकता है। नहीं, ऐसा इसलिए कहा जाना चाहिए क्योंकि वह साबित करना चाहता था कि वह तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज से आगे निकल सकता है। वह हमेशा लो प्रोफाइल नहीं रह सकते थे। अब, यांग ये अपनी ताकत दिखाने का इरादा रखता था। अपने दिल में एक आदेश के साथ, आकाश में चक्कर लगाने वाली 36 तलवारें 36 प्रकाश किरणों में बदल गईं जो यांग ये के चारों ओर तैर रही थीं, और फिर उसके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी, जबकि उसका 4th लेवल तलवार का इरादा ज्वार के पानी की तरह बाहर निकल आया। यांग ये की भौहें ऊपर उठी क्योंकि उसने मोके और दूसरों को देखा, और फिर उसने कहा, और कौन? जब उसने ये शब्द कहे, तो उसके चारों ओर मौजूद 36 पृथ्वी रैंक तलवारों से अचानक चीख निकली और फिर वे तेजी से घूमने लगीं।
इसके अलावा प्राचीन डोमेन सिटी की दीवारों पर मौजूद सभी मानव डीपोफर्स के पास मौजूद तलवारें अपने मालिक की पकड़ से बलपूर्वक मुक्त हो गईं और प्रकाश की किरणों में बदल गईं जो यांगे के ऊपर हवा में चक्कर लगा रही थीं। कुछ ही सांसों में 10,000 से ज्यादा तलवारें यांगे के ऊपर हवा में चक्कर लगा रही थीं। इतनी बड़ी संख्या में तलवारें कितनी प्रभावशाली थीं। इसने शैतान क्षेत्र और अधोलोक के कुछ गूढ़ लोगों को कुछ कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं करने दिया। इस समय इन तलवारों के नीचे खड़े यांगे के पास जो प्रभावशाली आभा थी, उससे ऐसा लग रहा था मानो वह आसमान में भी छेद कर सकता है। यांगे ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। इस पल वह फिर से उस अजीब और गहन अवस्था में प्रवेश कर गया था। शहर की दीवार पर मौजूद मानव डीपफर्स का खून तुरंत ही उबलने लगा जब उन्होंने यांगे को शैतान और अधोलोक के विशेषज्ञों को भयभीत करते देखा। इस समय चाहे यांगे किसी भी क्षेत्र और संप्रदाय से आया हो, उसने निस्संदेह मानव जाति को सम्मान दिलाया था और इसने कुछ डीपफर्स को शर्मिंदा भी महसूस कराया। प्राचीन डोमेन सिटी मानव जाति का क्षेत्र था, इसलिए शैतान क्षेत्र, अधोलोक क्षेत्र और दानव क्षेत्र से आए डीपफर्स के आते ही उन्हें पीछे क्यों हटना पड़ा? क्यों? इसके अलावा उनकी सेना कुल मिलाकर 1000 से भी कम डीपफर्स की थी, जबकि प्राचीन डोमेन सिटी की दीवार पर हजारों इंसान थे। कुछ हजार लोग हजारों से डर रहे थे। यह अपमानजनक था। इस समय असंख्य मानव दृष्टाओं को अत्यंत लज्जा महसूस हुई। मौके की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई जब उसने यांगे की अत्यंत तीक्ष्ण और भयंकर प्रभावशाली आभा को देखा। उसे समझ में आ गया कि उसने शुरू से ही इस तलवार साधक को कम आंका था। ठीक इसी वजह से उसकी शैतान जाति के 2 प्रतिभाशाली लोग मारे गए थे, और साथ ही मौके को इस बात से गुस्सा आया, उसे गहरा अफसोस भी हुआ। लेकिन वह अब यांगे को कम नहीं आंकेगा क्योंकि यांगे ने अब उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। मौके ने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे से अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में कस लिया। जाहिर है वह यांग यी से खुद ही लड़ने का इरादा रखता था। हाहा। ठीक इसी समय शहर की दीवार के ऊपर से अचानक जोरदार ठहाके गूंजने लगे। सबने देखा कि हरे कपड़े पहने एक युवक शहर की दीवार से नीचे कूद रहा है। जमीन पर उतरने के बाद युवक ने यांग ये की तरफ देखा, जिसने मौके को देखने से पहले अपनी आंखें बंद कर ली थी, और फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं वाकई इसे देखना जारी नहीं रख सकता। शैतान के इलाके, पाताल के इलाके और दानव के इलाके से आए कमीने, क्या तुम सब वाकई उससे लड़ने के लिए बारी बारी से लड़ने की रणनीति अपनाने का इरादा रखते हो? क्या तुम सबको कोई शर्म नहीं आती? यह जी यानशी है, वह वास्तव में यहाँ है। नांगोंग मिंग ने जब हरे कपड़े पहने युवक को देखा तो वह भौचक्की होकर धीमी आवाज में बोली। शी लुओ ने भी भौहें सिकोड़ी और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, वह आदमी क्या करने का इरादा रखता है? केवल नांगोंग मिंग और शी लुओ ही नहीं थे जिन्होंने उस युवक को पहचाना, बल्कि शहर की दीवारों पर खड़े कई अन्य विद्वानों ने भी उसे पहचान लिया था। जी यानशी केंद्रीय क्षेत्र में 8वीं रैंक के संप्रदाय, दिव्य तलवार संप्रदाय का एक कुलीन शिष्य था। केंद्रीय क्षेत्र में भी उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़िया थी, और यह केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोगों से सिर्फ कमतर थी। भले ही उसकी प्रतिष्ठा उनसे कमतर थी, लेकिन उसकी ताकत कमतर नहीं थी, क्योंकि उसने 20 साल से भी कम उम्र में 5वें स्तर की तलवार की मंशा को समझ लिया था। पूरे केंद्रीय क्षेत्र के इतिहास में केवल कुछ ही लोग थे जो 20 वर्ष की आयु से पहले 5वें स्तर की तलवार की मंशा प्राप्त करने में सक्षम थे। यह ठीक इसी वजह से था कि उन्हें केंद्रीय क्षेत्र में पहला तलवार कहा जाता था। अफवाह के अनुसार जब तक वह प्रबुद्ध तलवार दिल प्राप्त कर लेता है, तब तक प्रोफाउंडर महाद्वीप का तलवार सम्राट निश्चित रूप से वह होगा। जी यानशी की बात सुनकर मौके के मुंह के कोनों पर तिरस्कार की एक झलक उभरी, और फिर उसने अपना सिर उठाकर प्राचीन डोमेन सिटी की दीवारों पर मानवों की मूर्तियों को देखा और फिर कहा, भले ही यह दूसरों से लड़ने की एक रणनीति थी, लेकिन यह आप इंसानों ने ही किया होगा, है ना? आपके पास कुछ हजार लोग हैं जबकि हमारे 3 क्षेत्रों में सिर्फ 1000 से भी कम लोग हैं। क्या आपको इस बारे में बात करने में शर्म नहीं आती जब 1000 बनाम 30,000 की बात हो रही है? हरे कपड़े पहने युवक ने जब यह सुना तो वह अवाक रह गया। उसने अपना सिर उठाकर शहर की दीवार पर खड़ी भीड़ की ओर देखा जो उदासीनता से देख रही थी, और फिर वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हजारों लोग वास्तव में 1000 लोगों से इस हद तक डर गए हैं कि वे शहर छोड़ने से भी डरने लगे हैं। कितनी शर्म की बात है। जी यानशी ने अपना सिर हिलाया, और फिर उसने मौके को देखा और कहा, बकवास बंद करो। अगर तुम उसे मारना चाहते हो, तो तुम्हें पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। ओह! मौके की भौहें उठी जैसे ही उसने यांगे को देखा, और फिर उसने जी यानशी को देखा और कहा, आप दोनों एक ही संप्रदाय से हैं? जी यानशी ने उत्तर दिया, नहीं। मौके ने दूसरा सवाल पूछा, क्या आप रिश्तेदार हैं? नहीं। हरे कपड़े पहने युवक ने कहा, मैं समझता हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है। मैं तुम्हें साफ साफ बता सकता हूं कि आज हम पहली बार मिले हैं। यहां तक कि मैं इससे पहले भी उससे बहुत नाराज रहा हूं, क्योंकि उसे असल में अर्ध तलवार सम्राट कहा जाता है।
यह सोचना कि मेरा दिव्य तलवार संप्रदाय एक 8वीं रैंक का संप्रदाय है जिसमें तलवार दाव में अनगिनत प्रतिभाएं हैं, फिर भी कोई भी खुद को अर्ध तलवार सम्राट कहने की हिम्मत नहीं करता। फिर भी वह दक्षिणी क्षेत्र का एक छोटा सा विद्वान वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत करता है। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैं उसे सबक सिखाने के इरादे से जल्दी से प्राचीन डोमेन शहर की ओर भागा। जब वह यहाँ तक बोला तो उसने यांग ये की ओर देखा और कहा, हालांकि यहाँ पहुंचने पर मेरा आप सभी से सामना हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ कि हजारों मानवों में से किसी में भी लड़ने की हिम्मत नहीं थी जब उन्होंने आप सभी का सामना किया। कितनी भयानक शर्म की बात है। सौभाग्य से सभी मनुष्य मृत्यु से नहीं डरते। ठीक है, मैं यांग ये नामक इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि उसने खुद को अर्ध तलवार सम्राट कहा है, लेकिन कहने की जरूरत नहीं है कि अभी अभी उसके प्रदर्शन ने मुझे, जी यानशी को, वास्तव में उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए मैं शहर की दीवार से नीचे आ गया हूँ। मोके ने शहर की दीवार पर भीड़ पर उदासीनता से नजर डाली और फिर उसने कहा, भले ही हम सभी दुश्मन हैं, लेकिन तुम दोनों सम्मान के पात्र हो। इसलिए मैं तुम दोनों को मारने के बाद तुम्हारी लाशों को दफना दूंगा। हाहा। जी यानशी जोर से हंसा और फिर उसने कहा, तो मैं आपको पहले ही धन्यवाद देता हूँ। वे कहते हैं कि शैतान जाति शरीर और ऊर्जा दोनों की खेती करती है। मैं, जी यानशी, देखना चाहता हूँ कि यह वास्तव में कैसे किया जाता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जी यानशी ने कुछ भी नहीं किया। हालांकि एक चमकदार रोशनी की किरण चमकी और वह बस एक पल में गायब हो गई। हर कोई हैरान और हतप्रभ था। ठीक इसी समय मोके की गर्दन पर अचानक एक हल्का खून जैसा लाल निशान उभर आया। मोके ने अपनी गर्दन पोंछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी तलवार की गति सबसे तेज है जो मैंने कभी देखी है। दुर्भाग्य से तुमने केवल 5वें स्तर की तलवार की मंशा को समझा है और तुम्हारी यह 5वीं स्तर की तलवार की मंशा स्पष्ट रूप से अभी तक स्थिर नहीं है। शायद तुम मेरे लिए थोड़ा खतरा होते अगर तुमने 6ठे स्तर की तलवार की मंशा को समझा होता, लेकिन 5वें स्तर की तलवार की मंशा। हाहा, अगर मैं तुम्हें 10 बार छुरा घोंपने की इजाजत भी दे दूं तो तुम क्या कर सकते हो। जी यानशी के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक अत्यंत गंभीर भाव ने ले ली। जब उसने पहले भी हमला किया था तो उसने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे थे और 5वें स्तर की तलवार की मंशा से बढ़ाया गया हमला भी मोके की त्वचा को भेदने में सक्षम नहीं था। इस आदमी, मोके, की शारीरिक सुरक्षा वास्तव में इस हद तक भयानक है। यह कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। यह सिर्फ जी यानशी ही नहीं था, शहर की दीवार पर खड़े नांगोंग मेंग, ली किंगशुई और शीलुओ के हाव भाव भी बेहद गंभीर हो गए थे। आखिरकार वे भी जी यानशी की तलवार तकनीक का सामना करते समय बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर पाए, जिसे 5वें स्तर की तलवार की मंशा ने बढ़ाया था और जो बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ती थी। हालांकि 5वें स्तर की तलवार की मंशा भी मोके की सुरक्षा को भेदने में सक्षम नहीं थी और उन्हें लगा कि मोके की शारीरिक सुरक्षा कुछ ऐसी थी जिसकी तुलना कुछ शीर्ष स्पिरिट रैंक डाकबीस भी नहीं कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, मोके पहले से ही अजेय स्थिति में था। इसके अलावा मोके के पास अन्य तुरुप के पत्ते भी हो सकते थे। अब मेरी बारी है, मोके ने उदासीनता से कहा और फिर उसने अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर से रौंद दिया। एक पल में जमीन हिंसक रूप से कांप उठी और फिर वह तुरंत टूटकर बिखर गई। उसके बाद जमीन पर एक मुट्ठी के आकार का पत्थर तेजी से सीटी बजाता हुआ हवा में फटा और जी यानशी की ओर तेजी से उछला। जी यानशी के चेहरे के भाव बदल गए। उसने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और उसने तुरंत अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाकर इस हमले को रोक दिया। झनकार, जी यानशी के हाथ में तलवार अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई और मुट्ठी के आकार का पत्थर बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ और जी यानशी की छाती की ओर बढ़ गया। जी यानशी की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह अपने दिल में चकित था। जब वह अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने ही वाला था, अचानक एक हथेली उसकी छाती के सामने आ गई और उसने उस चट्टान को पकड़ लिया जिसमें भयानक शक्ति थी। जी यानशी ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और उसने देखा कि यांग ये अचानक उसके बगल में आ गया था। धन्यवाद। यांग ये ने जी यानशी को थोड़ा सिर हिलाया और फिर वह मोके को देखने के लिए मुड़ा और कहा, हालांकि मैं अपनी समस्याओं से खुद निपट लूंगा। अध्याय 307 आश्चर्यजनक हमला। यांग यी ने अपनी हथेली पर हल्का सा जोर लगाया और उसकी हथेली में मौजूद पत्थर तुरंत पत्थरों के ढेर में बदल गया। उसके बाद उसने अपनी पकड़ ढीली की और पत्थर तुरंत उसकी उंगलियों की नोक से लुढ़क कर जमीन पर गिर गए। यांग यी ने अपने हाथों को थपथपाया, फिर अपने दिल में आदेश जारी किया और फिर हवा में चक्कर लगा रही असंख्य तलवारें तुरंत प्रकाश की किरणों में बदल गईं, जो शैतान जाति के समूह की ओर हिंसक रूप से चलीं। 5वें स्तर की तलवार की मंशा। इस दृश्य को देखकर आसपास के सभी लोगों के हाव भाव बदल गए। आखिरकार यांग ये ने अभी अभी केवल 4थे स्तर की तलवार की मंशा का उपयोग किया था, लेकिन अब यह 5वें स्तर की तलवार की मंशा बन गई थी। तो क्या यांग ये ने खुद को रोक रखा था या उसे अचानक समझ आ गई थी?
चाहे जो भी हो, अब आसपास के किसी भी व्यक्ति ने यांग ये को कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कुछ आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ भी ऐसे तलवार साधक को नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं कर सकते थे जिसने 5वें स्तर की तलवार मंशा प्राप्त कर ली हो। प्राचीन डोमेन शहर की दीवारों पर नानगोंग मेंग, ली किंगशुई और शी लुओ के भाव इस समय गंभीर हो गए थे। चौथे स्तर की तलवार की मंशा उनके लिए केवल कुछ परेशानी पैदा कर सकती थी, लेकिन यह उन्हें डराने में असमर्थ थी। हालांकि 5वें स्तर की तलवार की मंशा अलग थी। इसके अलावा यांग ये के पास भी वह गहन तलवार तकनीक थी। संक्षेप में, नानगोंग मिंग और अन्य लोगों ने इस समय यांग ये को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर फूल महल से यान वो और तलवार संप्रदाय से जियावूजी के हाव भाव इसके बजाय बदसूरत हो गए थे। 1 महीने से भी कम समय के बाद यांग ये न केवल पहले स्वर्ग क्षेत्र से राजा क्षेत्र में आगे बढ़ गया था, बल्कि उसने अपनी तलवार की मंशा को चौथे स्तर से 5वें स्तर तक सुधार लिया था। ऐसी भयानक प्राकृतिक प्रतिभा, अगर यांग ये को थोड़ा और समय दिया जाए और उसके पास मौजूद प्रबुद्ध तलवार दिल के साथ जोड़ा जाए, तो क्या दक्षिणी क्षेत्र में कोई भी उसका मुकाबला कर सकता है? यदि यांग ये को अपनी वृद्धि जारी रखने की अनुमति दी गई, तो तलवार संप्रदाय और फूल पैलेस को भविष्य में दुश्मन के रूप में एक भयानक और असाधारण विशेषज्ञ मिलेगा। जब उन्होंने यहाँ तक सोचा, तो यान वू और जियान वूजी के दिलों में हत्या की मंशा तुरंत उमड़ पड़ी। बेशक, भले ही यांग ये ने साधना और तलवार दाव दोनों में ऐसी भयानक प्राकृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन न किया हो, फिर भी वे यांग ये को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि तलवार संप्रदाय और फूल महल ने उन्हें निर्देश दिए थे और यांग ये को जीवित रहने की अनुमति नहीं थी। बेशक, अगर उन्हें पता होता कि यांग ये ने पहले से ही छठे स्तर की तलवार की मंशा को समझ लिया है, तो वे शायद यांग ये के प्रति कोई बुरी मंशा नहीं जगाते। हाँ, इस समय यांग ये की तलवार की मंशा 5वें स्तर से छठे स्तर पर पहुंच गई थी। अभी अभी उसकी मानसिक स्थिति बदलने के बाद उसकी तलवार की मंशा एक बार फिर सुधर गई थी और इसने तलवार की मंशा के उन्नत चरण को प्राप्त कर लिया था। यह वास्तव में इस सफलता की वजह से था कि वह उन हजारों तलवारों को अपने पास लाने और अपनी हर आज्ञा का पालन करने में सक्षम हो गया था। यांग ये ने स्वाभाविक रूप से मानव जाति को सम्मान दिलाने के लिए अपने होश में आने पर मौके पर हमला नहीं किया था। उसकी राय में, चाहे वह शैतान जाति हो या मानव जाति, वे दोनों एक ही थे। जब तक वे उसे अपमानित नहीं करते, तब तक वह मुसीबत की तलाश में नहीं जाएगा। हालांकि मौके अब उसे मारना चाहता था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से बदला लेने का इरादा किया। चूंकि वे उसे मार डालना चाहते थे, इसलिए उसने भी जी भरकर उसे मारने का इरादा किया। प्राचीन डोमेन शहर की दीवारों के नीचे तलवारों की असंख्य संख्या 5वें स्तर की तलवार की मंशा से बढ़ी हुई थी, और यह एक आश्चर्यजनक दृश्य था जिसने एक चौंकाने वाली प्रेरणा प्रकट की। इसके अलावा तलवारों में निहित भयानक तलवार की मंशा कुछ ऐसी थी कि शैतान जाति के युवा भी जो अपनी शारीरिक सुरक्षा पर गर्व करते थे, डरने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या शानदार दृश्य है! इस बीच मौके अचानक बोला और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, दुर्भाग्य से यह केवल भव्य दिखता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मौके ने एक हल्का कदम आगे बढ़ाया और फिर उसकी आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा, क्योंकि वह आकाश को ढंकने वाली तलवारों को देख रहा था। अगले ही पल मौके ने अपना मुंह थोड़ा खोला और फिर वह अचानक तलवारों पर दहाड़ उठा। गर्जन, आंखों से दिखाई देने वाली एक लहर आसमान को ढंकने वाली तलवारों की ओर बढ़ी और फिर तलवारों से टकरा गई। एक पल में ऊर्जा की एक अदृश्य लहर तुरंत आसपास की ओर बह गई। ऊर्जा की लहर ज्वार की लहर की तरह थी और इसकी लहर के बाद लहर लगातार आसपास की ओर बह रही थी। अंत में लहरें प्राचीन डोमेन शहर की दीवारों से टकराईं और इसने शहर को हिंसक रूप से हिला दिया। प्राचीन डोमेन सिटी की दीवारों पर मौजूद भीड़ इस दृश्य को देखकर बेहद हैरान रह गई। मौके और यांग ये के हमलों की ताकत वास्तव में बहुत भयानक थी। हे भगवान, क्या वे आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं? काफी समय बीतने के बाद ऊर्जा की लहरें बिखर गईं और यांग यी के नियंत्रण वाली तलवारों की चमक भी गायब हो गई। तलवारों के टुकड़े वास्तव में पूरे मैदान में बिखरे हुए थे। यांग ये का दिल कांप उठा जब उसने टुकड़ों को देखा। जब वे 5वें स्तर की तलवार की मंशा से बड़े हुए थे, तो उन तलवारों की गति और ताकत कितनी भयानक थी। कोई भी बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता है कि एक साधारण आत्मा क्षेत्र साधक भी अभी तक उस हमले का सामना करने में असमर्थ होगा। हालांकि मौके ने इसे सीधे उड़ा दिया था और उसने इसे इतनी आसानी से किया था। लगता है मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी को थोड़ा कम आंका। यांग ये ने गहरी सांस ली। ठीक जब वह कुछ कहने वाला था, अचानक एक काली जंजीर अंतरिक्ष से गुजरी और बिजली के बोल्ट की तरह तेजी से उसकी गर्दन की ओर चली गई। इस अचानक और अप्रत्याशित घटना से यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं। ठीक जब यांग ये बचने ही वाला था, काली जंजीर अचानक एक बार फिर अंतरिक्ष से गुजरी और वह तुरंत यांग ये की गर्दन के सामने आ गई और उसके चारों ओर लिपट गई। यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई और फिर उसने जंजीर को दूर फेंकने के इरादे से अपनी तलवार को एक कोण पर ऊपर की ओर झटका। झनकार, चेन पूरी तरह सुरक्षित थी। इसके विपरीत उसके हाथ में मौजूद पृथ्वी रैंक की तलवार टूट गई थी। यह दृश्य देखकर यांग ये की अभिव्यक्ति एक बार फिर बदल गई।
हे हुनयू, जिसने चेन का दूसरा छोर पकड़ रखा था, हंसा और बोला, तुम मेरी नेदर चेन को काट देना चाहते हो? क्या मजाक है? इंसान, पृथ्वी रैंक की तलवार की बात तो दूर, स्वर्ग रैंक की तलवार के लिए भी मेरी नेदर चेन को नुकसान पहुंचाना असंभव है, क्योंकि मेरी यह नेदर चेन एक छद्म दाव कलाकृति है। अब जब तुम मेरी नेदर चेन से जकड़े गए हो, तो तुम निश्चित रूप से मरोगे, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी असाधारण क्षमता क्यों न हो, क्योंकि यह न केवल तुम्हारे शरीर को बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी जकड़ता है। मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? क्या तुम्हें घुटन का एक अवर्णनीय एहसास हो रहा है? हा। ठीक इसी समय मोके ने अचानक धीमी आवाज में कहा, हुनयू, यह मेरे और उसके बीच की लड़ाई है। तो क्या हुआ? हुनयू ठंडी हंसी हंसा और बोला, यह मत भूलो कि उसने मेरे ही निचले इलाके से किसी को मार डाला है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसकी आत्मा को खा जाना चाहते हो। मोके ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि तलवार दाव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की आत्मा जिसने 5वें स्तर की तलवार की मंशा प्राप्त कर ली है, वह बेहद मजबूत और शुद्ध होगी। यह निस्संदेह आपके लिए बेहद लुभावना है, और मैं इसे समझता हूँ। अगर यह इससे पहले या किसी और समय होता, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती अगर आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि वह मेरा प्रतिद्वंद्वी है। लेकिन उसका भाग्य मेरे हाथों में है। हुनयू ने ठंडे स्वर में कहा, मोके, मुझे पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मैं, हुनयू, तुमसे नहीं डरता। अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन नीच मनुष्यों को हमारे बीच की लड़ाई से कोई फायदा हो, तो मैं बहुत पहले ही तुम्हारी आत्मा ले चुका होता। बिल्कुल यही मेरे विचार हैं। मोके की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, मैं भी तुम सभी लोगों को नापसंद करता हूं, जो नीचे के इलाके से आते हैं। अगर तुम दोनों को अपने क्षेत्रों के सदस्यों के पूरी तरह से खत्म हो जाने की चिंता नहीं है, तो आगे बढ़ो और एक दूसरे से लड़ो। ठीक इसी समय हरा ड्रैगन, यंग लॉन्ग, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा। मेरा हरा ड्रैगन कबीला स्वाभाविक रूप से इन चींटियों से नहीं डरता। अगर सबसे बुरा हुआ, तो हम बस दानव क्षेत्र में लौट सकते हैं। किसी भी मामले में कर्म भाग्य हमारे ड्रैगन कबीले के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि यह आप दोनों के लिए अलग है। यदि आप पर्याप्त कर्म भाग्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप दोनों वापस कैसे लौटेंगे और अपने परिजनों को स्पष्टीकरण देंगे? मोके और हुनयू ने जब यह सुना तो वे तुरंत चुप हो गए। अगर उनकी जातियां प्राचीन युद्ध क्षेत्र में लड़ती, तो अंत में इसका फायदा इंसानों को ही मिलता। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी जातियां किसी भी तरह का नुकसान नहीं उठा सकती थीं। कम से कम, कोई भी अनावश्यक नुकसान नहीं हो सकता था। इस बीच यंग लॉन्ग ने अचानक कहा, चूंकि आप दोनों इस चींटी के कारण संघर्ष में हैं जो हमारे सामने खड़ी है, तो मुझे, यंग लॉन्ग, इस चींटी से निपटने की अनुमति दें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यंग लॉन्ग की आकृति चमक उठी, और वह तुरंत यांग ये के सामने पहुंच गया जो कि नेदर चेन से बंधा हुआ था। उसके बाद उसके हाव भाव तुरंत क्रूर हो गए और उसने यांग ये के सिर पर मुक्का मारने में संकोच नहीं किया। इससे पहले उसे यांग ये की वजह से सार्वजनिक रूप से बहुत अपमानित होना पड़ा था, और ड्रैगन कबीले के गर्व के साथ वह इस अपमान को कैसे सह सकता था। उसने अभी हमला क्यों नहीं किया? इसका कारण यह था कि वह उस रहस्यमय विशेषज्ञ से डर गया था जिसने उस पर हमला किया था। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि वह रहस्यमय विशेषज्ञ शायद कोई और कदम नहीं उठाएगा, या उस रहस्यमय विशेषज्ञ को प्राचीन डोमेन सिटी के विशेषज्ञों ने रोक दिया था। क्योंकि यांग ये की जान हुनयू के हाथों में थी, लेकिन वह रहस्यमय विशेषज्ञ सामने नहीं आया था। यह बिल्कुल इसी वजह से था कि यंग लांग ने यांग ये पर हमला करने का साहस किया। यांग ये ने यंग लॉन्ग की मुट्ठी को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा तो वह भौंचक्का रह गया, क्योंकि वह अभी बहुत बुरी हालत में था। न केवल वह स्वतंत्र रूप से चलने में असमर्थ था क्योंकि वह नेदर चेन से बंधा हुआ था, बल्कि उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा भी प्रसारित नहीं हो पा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह ठीक वैसा ही था जैसा हुनयू ने कहा था, और उसे घुटन महसूस हो रही थी। यह एक प्रकार की घुटन थी जो आत्मा की गहराई से आती थी। ऐसी स्थिति का अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था, इसलिए वह इस समय बहुत बुरी स्थिति में था। इस समय जब यंग लॉन्ग नामक उस युवक की मुट्ठी उसकी ओर झुकी, यांग ये ने अब और पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। ठीक उसी समय जब वह नेदर घोस्ट फ्लेम का उपयोग करने वाला था, एक आकृति उसके सामने चमकी और फिर जी यानशी उसके सामने प्रकट हुई। जी यानशी ठंडी हंसी हंसने से पहले अचानक अपनी तलवार से वार किया और उसने यंग लॉन्ग की मुट्ठी पर वार किया। टकराना। यंग लॉन्ग की जबरदस्त ताकत ने जी यानशी को इस हद तक हिला दिया कि उसका पूरा हाथ नष्ट हो गया और वह लगभग 10 मीटर पीछे चला गया, जबकि यंग लॉन्ग लगभग 4 मीटर पीछे हट गया था। जी यानशी ने यंग लॉन्ग को घूरते हुए ठंडी हंसी हंसी, जो गुस्से में था, और उसने तिरस्कार के साथ कहा, तो यह दानव क्षेत्र का ड्रैगन कबीला है। ड्रैगन कबीला इतना बेशर्म क्यों हो गया? तुमने वास्तव में ड्रैगन कबीले के गौरव को त्याग दिया और एक ऐसे इंसान पर हमला करने का इरादा किया जो हिल भी नहीं सकता। अगर तुम मुझसे अकेले लड़ते, तो मैं बस देखता रहता। भले ही तुम उसे टुकड़ों में काट दो, लेकिन तुमने उसकी स्थिति का फायदा उठाया, और मैं वास्तव में उसे देखना जारी नहीं रख सकता।
ठीक है, मैं तुम्हें एक और बात बता दूं। मैं अब से तुम्हारे ड्रैगन कबीले को नीची निगाह से देखता हूं। चींटी। यंग लॉन्ग ने तुरंत क्रोध से अपने पैर पटके और फिर उसका शरीर विस्फोटक रूप से जियांशी की ओर चमक उठा। ठीक इसी क्षण हुनयू ने ठंडी आवाज में गुर्राहट की और फिर उसके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी। एक पल में यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसे लगा कि एक ठंडी ऊर्जा उसके शरीर पर हमला कर रही है। नहीं, यह कहना चाहिए कि इसने उसकी आत्मा पर हमला किया। ठीक इसी समय शहर की दीवार पर खड़े यान वू और जियान वू जी ने एक दूसरे को देखा और फिर एक दूसरे को देखकर थोड़ा सिर हिलाया। अगले ही पल वे दोनों शहर की दीवार से छलांग लगाकर नीचे गिर पड़े और फिर उन्होंने अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया और यांगी की ओर विस्फोटक ढंग से गोली चला दी। अध्याय 308 बैंगनी मिंग पुनः प्रकट होता है। यांग ये ने जो प्राकृतिक प्रतिभा प्रकट की उसे समय के साथ आतंक पैदा करने वाला कहा जा सकता है। यांग ये ने पहले जो ताकत प्रकट की थी उसके आधार पर वे जानते थे कि यांग ये जिसके पास 5वें स्तर की तलवार की मंशा थी वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके खिलाफ वे दोनों अब और लड़ सकें। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यांग ये के पास प्रबुद्ध तलवार हृदय भी था। दूसरे शब्दों में कहें तो यांग यी को मारने का यह उनके लिए सबसे अच्छा मौका था, अन्यथा शायद वे ही मारे जाते। वे दोनों बहुत तेज थे और यह एक अचानक हमला भी था। इस तथ्य के साथ कि यांग ये अभी नेदर चेन से बंधा हुआ था वे दोनों बिना किसी बाधा के यांग ये के सामने पहुंच गए थे। यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई जब उसने उन दोनों को उस पर हमला करते देखा। हालांकि वह अभी कुछ नहीं कर सकता था। शुरू से ही वह अपने चारों ओर की जंजीरों से मुक्त होने में असमर्थ था, इसलिए वह अब केवल उन्हें अपने ऊपर हमला करने की अनुमति दे सकता था। एक ठंडी रोशनी और लाल रोशनी चमक उठी। एक तलवार और एक तेज कांटे के आकार का खंजर यांग यी के गले पर वार किया गया। झनकार। दो स्पष्ट और मधुर ध्वनियां गूंज उठीं। जियान वुजी और यान वू के हाव भाव हिंसक रूप से बदल गए, क्योंकि जैसे ही उनकी तलवार और खंजर ने यांग ये की त्वचा को छुआ उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी कठोर वस्तु पर वार किया हो और इससे उनकी भुजाएं इस हद तक हिल गईं कि उनकी भुजाएं सुन्न हो गईं। एक पल के लिए चकित होने के बाद उन दोनों ने संकोच करना बंद कर दिया और उन्होंने एक बार फिर यांग ये के सिर पर वार किया। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। धातुओं के टकराने की स्पष्ट, सुखद और मधुर ध्वनि फिर से गूंज उठी। जियान वुजी और यान वू का हमला यांग ये के सिर और गले पर बारिश की बूंदों की तरह गिरा। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि यांग ये पूरी तरह से सुरक्षित था। मौके ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी भौहें तन गईं। जाहिर है उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये की शारीरिक सुरक्षा वास्तव में इस स्तर तक पहुंच जाएगी। दूसरी ओर शहर की दीवार पर खड़े केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोगों के हाव भाव भी गंभीर हो गए थे। यांग ये की ताकत पहले से ही बहुत भयानक थी, अब उसकी शारीरिक सुरक्षा भी इतनी भयानक थी। दूसरे शब्दों में यांग ये के पास उन्हें धमकाने की ताकत थी। लेकिन सौभाग्य से यांग ये अंत में एक इंसान था और वह शैतान जाति या अधोलोक से नहीं था। जब तक वह मनुष्य था तब तक भले ही वे मित्र न बन सकें पर वे शत्रु बनने से बच सकते थे। इस समय जियान वुजी और यान वू दोनों ही भयभीत थे। हाँ, वे वास्तव में भयभीत थे, क्योंकि उनकी पूरी ताकत वास्तव में यांग ये की त्वचा को भेदने में भी सक्षम नहीं थी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि उनकी ताकत के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। वर्तमान में यांग ये को मारने का विचार निस्संदेह उनके लिए इच्छाधारी सोच जैसा था। क्या तुम दोनों मजे कर रहे हो? यांग ये ने उनकी ओर देखा और कहा, अब मेरी बारी है। अपने दिल में एक आदेश के साथ अनगिनत तलवारें जो पहले जमीन पर गिर गई थीं, एक बार फिर आसमान में चली गईं और फिर उन्होंने यानवू और जियानवू जी की ओर विस्फोटक रूप से गोली चलाई। वे दोनों भयभीत थे और उन्होंने जल्दी से अपनी चाल ढाल को अपनी सीमा तक अंजाम दिया और पागलों की तरह शहर की ओर भागे। हालांकि ठीक इसी समय तलवारों ने अचानक दिशा बदल दी, उन्हें छोड़ दिया और उनकी जगह हुनयू पर हिंसक रूप से गोली चला दी। जियान वुजी और यान वू ने तुरंत राहत की सांस ली और फिर वे प्राचीन डोमेन शहर में पागलों की तरह दौड़ पड़े। दूसरी ओर हुनयू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उसने कल्पना नहीं की थी कि यांग ये जो नेदर चेन से बंधा हुआ था वास्तव में अभी भी तलवारों को नियंत्रित करने में सक्षम था। हुनयू ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की जब उसने देखा कि तलवारें उसकी ओर बढ़ रही हैं और वह अपनी कलाई मोड़ने से पहले एक पल के लिए झिझका। नेदर चेन ने तुरंत यांग ये को छोड़ दिया और उसके पास लौट आया और फिर उसका हाथ थोड़ा हिल गया जिससे नेदर चेन छाया में बदल गई जिसने आकाश को ढक लिया और तलवारों से सीधे टकरा गई। टकराना। प्राचीन डोमेन शहर के ऊपर आकाश में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और फिर ऊर्जा की लहरें आकाश और पृथ्वी को ढकने लगीं और अत्यंत चौंकाने वाली गति के साथ नीचे बिखर गईं। कुछ क्षण बीतने के बाद सब कुछ पुनः शांत हो गया। यांग ये ने गर्व से खड़े होकर हाथ में पृथ्वी रैंक की तलवार पकड़ी हुई थी और उसके शरीर से बैंगनी और तीखी तलवार की एक धार लगातार निकल रही थी।
तलवार की यह धार कभी कभी जमीन पर गिरती थी और फिर जमीन पर कई गहरे और गहरे काले घाव तुरंत खुल जाते थे। इस समय यांग ये सचमुच थोड़ा गुस्से में था, क्योंकि उसने कभी परेशानी खड़ी करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इन लोगों ने उसे जाने देने से इनकार कर दिया और उन्होंने उस पर लगातार हमला किया। क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि मैं किसी तरह का कमजोर व्यक्ति हूं जिसे वे अपनी मर्जी से कुचल सकते हैं? हालांकि उसने अभी हमला नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि नेदर घोस्ट फ्लेम और छठे स्तर की तलवार की मंशा का उपयोग किए बिना हुन यू और मौके को मारना पूरी तरह से असंभव था। इसके अलावा भले ही उसने इन ट्रम्प कार्ड का उपयोग किया हो, वह उन्हें मारने की अपनी क्षमता में आश्वस्त नहीं था, क्योंकि उनके बीच लड़ाई में इस बिंदु तक वह यह महसूस करने में सक्षम था कि उन्होंने बिल्कुल भी गंभीरता से लड़ाई नहीं की थी। इसके अलावा उनके पक्ष में कुछ 100 विशेषज्ञ थे। उसके बारे में क्या? उसके पास केवल हरे कपड़े पहने युवक था। यांग ये ने गहरी सांस ली, शहर की दीवार के ऊपर भीड़ को देखने के लिए पीछे मुड़ा और फिर उसने मौके और दूसरों की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया। आप सभी को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि वे प्राचीन डोमेन सिटी में किस उद्देश्य से आए हैं। आप सभी को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि वे मानव जाति के प्रति कितनी दुश्मनी रखते हैं। आप सभी को उनकी ताकत के बारे में स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। एक बार जब आप प्राचीन डोमेन सिटी छोड़ देंगे तो आप में से अधिकांश निश्चित रूप से मर जाएंगे यदि आप अकेले में उनका सामना करते हैं। अब जब तक हम एक साथ काम करते हैं और एक के रूप में एकजुट होते हैं, तब तक हम उन सभी को यहीं और अभी खत्म कर सकते हैं। उस समय प्राचीन युद्ध क्षेत्र और हिडन ड्रैगन पैगोडा हम मनुष्यों के होंगे। जब उसने यहां तक बात की तो यांग ये ने अपनी तलवार मौके और अन्य लोगों पर तान दी और फिर उसने शहर की दीवारों पर भीड़ को देखा और कहा, शहर छोड़ो और उनका सफाया करो। क्या तुम सब में ऐसा करने की हिम्मत है? अपनी गहन ऊर्जा की वृद्धि के तहत यांग यी की आवाज घंटी की तरह गूंज उठी और यह बहरा कर देने वाली थी। हालांकि बदले में उसे जो मिला वह मौत जैसा सन्नाटा था। हाँ, शहर की दीवारों पर खड़ी भीड़ बस उसे ठंडे और उदासीन भाव से देखती रही। उनमें से किसी ने भी उसकी पुकार का जवाब नहीं दिया और इसमें केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोग भी शामिल थे। शुरुआत में वे तीनों थोड़े भावुक हुए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने इरादे त्याग दिए। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे डरे हुए थे, बल्कि वे भी इन लोगों को खत्म करना चाहते थे जो मानव जाति से संबंधित नहीं थे। हालांकि उनके आसपास के उन गहन लोगों के रवैये ने उनके विचारों को विचार ही रहने दिया। भले ही वे तीनों यांग ये और जी यानशी के साथ शामिल हो जाएं, लेकिन अगर वे मौके और बाकी लोगों के खिलाफ गए तो वे निश्चित रूप से मारे जाएंगे। जैसा कि यांग ये ने कहा, जब तक यहाँ सभी मनुष्य एक साथ काम नहीं करेंगे और एकजुट नहीं होंगे, तब तक मौके और बाकी लोगों का अभी सफाया करना असंभव होगा। लेकिन क्या सभी मनुष्यों को एकजुट करना संभव था? ऐसी परिस्थितियों में जब उनके अपने हित या जीवन खतरे में न हो, मनुष्यों के लिए एकजुट होना असंभव था। कम से कम अभी तो यह असंभव था। मौके ने यह देखकर ठहाका लगाया और फिर यांग ये की ओर देखते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, अगर वे एकजुट हो गए तो वे हम सभी को खत्म कर सकते हैं। हालांकि जब वह यहां तक बोल रहे थे तो उन्होंने अपना सिर उठाकर शहर की दीवारों पर खड़ी भीड़ को देखा और कहा, मैं गारंटी दे सकता हूं कि यहां मौजूद आधे या उससे भी ज्यादा लोग मर जाएंगे। शहर की दीवारों पर खड़ी भीड़ के चेहरे के भाव मौके की आवाज सुनते ही बदल गए। शहर की दीवार पर एक सिपाही ने कहा, यांग ये, यह दुश्मनी तुम्हारे और उनके बीच है, फिर भी तुम हमें अपने साथ नीचे खींचना चाहते हो। तुम कितने विश्वासघाती हो। बिल्कुल सही, तुमने ही यह मुसीबत खड़ी की है, फिर भी तुम चाहते हो कि हम अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ें। क्या शानदार योजना है। क्या तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ हैं? क्या तुम्हें लगता है कि हम इस बात पर यकीन कर लेंगे? हाहा, यांग ये, क्या अफवाहों में यह नहीं कहा गया था कि आपके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय है? पहले वाला रहस्यमयी डाकबीस्ट कहाँ है? क्या आप बहुत दुर्जय नहीं थे? क्या अब जब आप उन्हें हरा नहीं सकते तो आप हमसे मदद मांगना चाहते हैं? हाहा, तो यह है कि भविष्य का तलवार सम्राट कितना बेकार है। शहर की दीवार पर भीड़ में मौजूद लोग लगातार बोलते रहे और उनमें से हर एक ने यांग ये का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जो शहर की दीवार के नीचे खड़ा था। दरअसल वे बेवकूफ नहीं थे और वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि यांग ये सही था। हालांकि समस्या यह थी कि अगर वे शहर छोड़ देते तो वे मर सकते थे। दूसरी ओर, चाहे मौके और दूसरे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, अगर वे शहर नहीं छोड़ते तो मौके और दूसरे उनके साथ क्या कर सकते थे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौके और अन्य लोगों ने अभी तक अपने हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हे, हुनयू कुछ देर तक उदास होकर हंसा, फिर बोला, इंसान। हाहा, यांग ये ने थोड़ी देर तक शहर की दीवार पर भीड़ को देखा और फिर उसने अपना सिर हिलाया और हंसा। वह एक पल के लिए हंसा, फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर लाइटनिंग ईगल दिखाई दिया। यांग ये उसकी पीठ पर चढ़ गया और फिर उसने जी यानशी को इशारा किया, जो इस दृश्य को देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। जी यानशी ने यांग ये के इरादे समझ लिए और वह लाइटनिंग ईगल पर चढ़ गया। उसके बाद यांग ये ने अपने दाहिने पैर से लाइटनिंग ईगल को हल्के से थपथपाया और उसने तुरंत उसे समझ लिया।
यह तुरंत एक काली छाया में बदल गया जो आसमान में उड़ गई और दूर की ओर तेजी से चमक उठी। मोके और हुन यू के हाव भाव बदल गए जब उन्होंने यह दृश्य देखा। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये वास्तव में एक उड़ने वाले डाकबीस्ट को बुला सकता है। भले ही वे भी उड़ सकते थे, लेकिन वे स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञों की तरह लंबे समय तक अपनी उड़ान बनाए रखने में असमर्थ थे। इस समय उन दोनों ने यंग लॉन्ग को देखा क्योंकि केवल ग्रीन ड्रैगन कबीले का यंग लॉन्ग ही यांग ये को रोक सकता था। यंग लॉन्ग ने सिर हिलाया जब उसने मोके और हुन यू को अपनी ओर देखते हुए देखा, और फिर लाइटनिंग ईगल को देखते हुए उसके मुंह के कोनों पर तिरस्कार की एक झलक उभरी। उसने कहा, तुम कचरा डाकबीस्ट, तुम वास्तव में मेरे सामने अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत करते हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यंग लॉन्ग से अचानक ड्रैगन प्रेशर की एक किरण फूट पड़ी और उसने तुरंत लाइटनिंग ईगल को घेर लिया। लाइटनिंग ईगल ने तुरंत एक तीखी और दयनीय चीख निकाली और फिर उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। ठीक उसी समय जब ऐसा लगा कि वह आसमान से गिर जाएगा, बैंगनी रंग की एक किरण चमकी और फिर बैंगनी रंग का मिंग यांग ये के सामने प्रकट हुआ। उसने लाइटनिंग ईगल को देखा जो हिंसक रूप से कांप रहा था, और फिर उसने अपना छोटा पंजा हिलाया जिससे प्रकाश की एक विशाल बैंगनी चाप ने तुरंत लाइटनिंग ईगल को घेर लिया। लाइटनिंग ईगल को बैंगनी रोशनी में लपेटे जाने पर तुरंत काफी हद तक राहत मिली। हालांकि वह अभी भी थोड़ा कांपने से नहीं बच सकता था, लेकिन वह स्थिर रूप से उड़ सकता था। इससे लाइटनिंग ईगल पर खड़े यांग ये और जी यानशी दोनों को राहत मिली। यंग लॉन्ग ने जब यह दृश्य देखा तो उसके हाव भाव बदल गए और फिर उसकी आकृति चमक उठी। वह अपने मूल रूप में लौट आया और फिर वह एक हरे रंग की छाया में बदल गया जो बिजली के ईगल की ओर विस्फोटक रूप से उड़ी। हालांकि ठीक इसी समय बैंगनी रोशनी की एक किरण अचानक और रहस्यमयी ढंग से उसके सिर पर पड़ी, जिससे यंग लॉन्ग का शरीर तेजी से जमीन पर गिर गया। यह यहीं तक सीमित नहीं था। लगभग 10 किरणें अचानक यंग लॉन्ग के पीछे दिखाई दी और वे उससे टकरा गईं। भाई भाई भाई, यंग लॉन्ग को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला, तभी बैंगनी रोशनी ने उसे उड़ा दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। यंग लॉन्ग का शरीर कांप उठा जब उसने एक बार फिर मानव रूप धारण किया, और उसकी अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर थी जब उसने बिजली के ईगल को देखा जो दूरी पर एक काले बिंदु में बदल गया था। अध्याय 309 पागल हुआंग। यह सिर्फ यंग लॉन्ग ही नहीं था, यहाँ तक मोके और हुन यू के हाव भाव भी अत्यंत गंभीर हो गए थे। थोड़ी देर बाद मोके ने अचानक कहा, एक स्थानिक मिंग। वास्तव में, हुन यू ने कहा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर यंग लॉन्ग की तरफ देखा। उन्हें उम्मीद थी कि वे उससे और भी सटीक जवाब पा सकेंगे। यंग लॉन्ग ने गहरी सांस ली और फिर वह पीछे मुड़ा और अज्योर ड्रैगन कबीले के एक युवक से कहा, जल्दी से दानव क्षेत्र में वापस लौटो और फिर अवास्तविक आयाम की ओर बढ़ो। उन्हें बताओ कि उनकी युवा राजकुमारी प्रकट हुई है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मुड़ा और हुन यू और मोके को घूरते हुए बोला, मुझे तुम्हें एक सलाह देने की अनुमति दें। बेहतर होगा कि तुम दोनों उस बैंगनी मिंक के एक भी बाल को न छुओ। अन्यथा तुम दोनों मर जाओगे, भले ही तुम्हारा डेविल एक्साल्ट और नेदर गॉड जीवित हो। मोके और हुन यू ने यह सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही क्रोधित हुए, बल्कि उन्होंने गंभीर भाव से सिर हिला दिया। यह कहा जा सकता है कि प्रोफाउंड महाद्वीप पर एक भी ताकत ने उस कबीले को अपमानित करने का साहस नहीं किया। थोड़ी देर बाद मोके और अन्य लोगों ने अपनी निगाहें हटा लीं, एक पल के लिए चुप हो गए, और फिर प्राचीन डोमेन शहर में चले गए। डॉट 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 दानव क्षेत्र। राक्षस क्षेत्र के सुदूर उत्तर में ऊपर की जगह में एक रहस्यमय अवरोध था। अवरोध के चारों ओर का स्थान परतदार और विकृत था, इसलिए अवरोध के आसपास कुछ भी नहीं आ सकता था। इसके अलावा, इसके पास जाने मात्र से ही कोई व्यक्ति टुकड़ों में बंट जाता और शून्य में बदल जाता। यह अवरोध एक ही स्थान पर ले जाता था, और वह था अवास्तविक आयाम। अवास्तविक आयाम एक ऐसा अस्तित्व था जो दानव क्षेत्र में अलग थलग था क्योंकि स्थानिक मिंक कबीला यहीं रहता था। स्थानिक मिंक कबीला दुनिया के मामलों में भाग नहीं लेता था और केवल अंतरिक्ष के रहस्यों की खोज करने का शौक रखता था। वे सभी प्रकार की स्थानिक तकनीकों में सक्षम थे, और ये तकनीकें रहस्यमय और दुर्जेय थीं। यह कहा जा सकता है कि कोई भी कबीला जिसमें दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला, स्काईहॉल किलिन कबीला, स्वर्गीय फीनिक्स कबीला और यहाँ तक दानव क्षेत्र के विभिन्न अधिपति स्तर के कबीले जैसे प्राचीन दिव्य जानवर शामिल हैं, स्थानिक मिंक कबीले को अपमानित करने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर कोई इस कबीले को अपमानित करता है, तो उसे हमेशा के लिए निष्क्रिय रूप से पिटाई ही मिलेगी। आखिरकार, स्थानिक मिंक कबीला अपनी इच्छानुसार अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता था। इसके अलावा, उनकी स्थानिक तकनीकें भी बेहद भयानक थीं। संक्षेप में, दानव क्षेत्र में नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि प्रोफाउंड महाद्वीप में एक भी शक्ति नहीं थी जो उन्हें बेवजह अपमानित करने की हिम्मत कर सके। या शायद यह कहा जा सकता है कि अन्य लोग देवताओं को धन्यवाद देंगे और बेहद आभारी होंगे जब तक कि स्थानिक मिंक कबीले ने उन्हें अपमानित नहीं किया। इस समय, अवास्तविक आयाम के भीतर एक बेहद आलीशान हॉल में एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक खूबसूरत अधेड़ उम्र की महिला आमने सामने बैठे थे।
महिला बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी और इससे उसकी बेमिसाल खूबसूरती थोड़ी कम हो गई। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हल्की आह भरी और कहा, किंगरो, चिंता मत करो। मैंने पहले ही जियो तियांजी से भविष्यवाणी करने के लिए कहा है। न केवल जी एड ठीक हो जाएगी, बल्कि उसे असाधारण भाग्य भी प्राप्त होगा। आपको जियो तियांजी की क्षमता के बारे में स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। चूंकि उसने ऐसा कहा है, तो जी एड निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। सुंदर महिला ने हल्के से अपना सिर हिलाया और कहा, भले ही यह ऐसा ही है, फिर भी मैं चिंतित हूं। आप जीर के चरित्र को अच्छी तरह से जानते हैं। वह चंचल और स्वेच्छाचारी है। दानव क्षेत्र में यह ठीक है क्योंकि वे लोग कमोबेश हमें कुछ सम्मान देंगे। लेकिन अगर वह मानव दुनिया में चली गई है, तो मनुष्यों के लालच के साथ। मैं वास्तव में इस विचार को जारी रखने की हिम्मत नहीं करती। हम्फ, अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, और फिर उसने उग्र स्वर में कहा, अगर इंसानों ने मेरे जीर के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, तो मैं पूरी मानव जाति का वध कर दूंगा, भले ही मुझे स्वर के क्रोध का सामना क्यों न करना पड़े। ठीक इसी समय हॉल में स्थानिक उतार चढ़ाव की लहर उठी, और फिर एक युवक यहां प्रकट हुआ। युवक ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को प्रणाम किया और फिर उत्साहित होकर बोला, मिंग सम्राट, राजकुमारी ने खुद को दिखा दिया है। क्या? मध्यम आयु वर्ग के आदमी और सुंदर महिला ने जब यह सुना तो वे तुरंत खड़े हो गए। डॉट 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 लाइटनिंग ईगल की पीठ पर जियांशी लाइटनिंग ईगल के पंखों को छूने के लिए नीचे बैठा और फिर उसने प्रशंसा से कहा, किंग ग्रैंड के शिखर पर एक उड़ता हुआ डाकाबीस्ट। टीएस्क टीएस्क मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जियांशी वास्तव में एक दिन किंग ग्रैंड डाकाबीस्ट की पीठ पर सवारी करने में सक्षम हो जाऊंगा। हाहा। इस बीच यांग ये ने कहा, पहले के लिए धन्यवाद। यांग ये इस युवक का दिल से आभारी था। भले ही वह तब भी ठीक रहता अगर युवक ने उसकी मदद न की होती, लेकिन उसने वास्तव में इसकी सराहना की। जियांशी ने हाथ हिलाकर कहा, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी मदद करने के लिए ऐसा नहीं किया, मैं सिर्फ मोके और उन दूसरे साथियों को अहंकारी तरीके से पेश आते हुए नहीं देख सकता था। जब उन्होंने यहाँ तक बात की, तो जियांशी ने यांग ये को ऊपर से नीचे तक जांचा, और फिर उन्होंने कहा, अफवाह के अनुसार आपने प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त कर लिया है। क्या यह सच है? यांग ये मुस्कुराया और फिर उसने सिर हिलाया। जियांशी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और अचानक उसने अपनी तलवार से यांग ये पर वार कर दिया। तलवार की एक धार यांग ये की ओर हिंसक रूप से चली। यांग ये को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, और उसने अपनी तलवार निकाली और तलवार की उस डोरी पर एक निश्चित बिंदु पर हल्के से वार किया, जब वह उसके सामने आ गई थी। एक पल में तलवार की डोरी एक गुब्बारे की तरह हो गई, जिसे पिन से छेद दिया गया था, और यह एक जोरदार धमाके के साथ फट गई। अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? यांग ये ने अपनी तलवार म्यान में डालते हुए कहा। जियांशी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, और फिर उसने यांग ये पर एक गहरी नजर डाली और फिर कहा, आपने वास्तव में प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त कर लिया है। प्रबुद्ध तलवार हृदय। इसके अलावा आपके पास 5वें स्तर की तलवार की मंशा भी है। आप जैसी राक्षसी प्रतिभा दक्षिणी क्षेत्र में कैसे दिखाई दे सकती है? यह असामान्य है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, बस यही तो असामान्य है। क्या तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्व जितने साल पहले दक्षिणी क्षेत्र से नहीं आए थे? इसके अलावा दक्षिणी क्षेत्र को नीची नजर से मत देखो। वहां सभी प्रकार के विशेषज्ञ छिपे हुए हैं। मुझे मत बताओ कि तुम तलवार संप्रदाय के शिष्य हो। जियांशी ने कहा, अगर यह सच है, तो क्या तलवार संप्रदाय थोड़ा ज्यादा भाग्यशाली नहीं है? यांग ये ने कंधे उचकाकर कहा, मैं तो बस एक स्वतंत्र साधक हूं। जियांशी ने अविश्वास से तुरंत अपनी आंखें खोली और कहा, तुमने कहा था कि तुम एक स्वतंत्र साधक हो। यांग ये ने सिर हिलाया। क्या आप सचमुच एक स्वतंत्र साधक हैं? यांग ये ने एक बार फिर सिर हिलाया। क्या आप निश्चित हैं कि आप एक स्वतंत्र साधक हैं और आप किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं हैं? यांग ये के मुंह के कोने हिल गए, और उसने अपनी तलवार खींचने और जियांशी को काटने का आवेग महसूस किया। इस बीच जियांशी अचानक चिल्लाई, मुझे नीचे उतारो। यांग ये दंग रह गया, और फिर उसने पूछा, क्यों? बकवास बंद करो, जल्दी करो। जियांशी थोड़ा उत्तेजित हो गई थी। यांग ये ने सिर हिलाया जब उसने देखा कि जियांशी को कुछ जरूरी काम निपटाना है। उसके बाद उसने लाइटनिंग ईगल को जमीन पर उतरने का आदेश दिया। जब वे जमीन पर उतरे, तो जियांशी ने अपनी कलाई घुमाई और फिर उसके हाथ में एक तावीज दिखाई दिया। उसने उसे आसमान में फेंकने में संकोच नहीं किया। ताबीज हवा में फैल गया, और फिर ताबीज के चारों ओर हिंसक स्थानिक उतार चढ़ाव की लहर उठी। उसके बाद ताबीज से धीरे धीरे काले धब्बों के निशान फैल गए। यह दृश्य देखते हुए यांग ये ने आश्चर्यचकित भाव से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? जियांशी मुस्कुराया। जब वह कुछ कहने ही वाला था, अचानक उस काली दरार के भीतर से एक उग्र चीख गूंजी। बदबूदार बच्चा, क्या तुमने कोई ऐसी परेशानी खड़ी कर दी है जिससे तुम फिर से नहीं निपट पाओगे? तुमने वास्तव में एक टेलीपोर्टेशन तावीज का इस्तेमाल किया है।
क्या तुम्हें नहीं पता कि वे बहुत महंगे हैं? जैसे ही ये शब्द गूंजने बंद हुए, एक बूढ़ा आदमी, जो अपनी पीठ पर चांदी की तलवार का बक्सा लटकाए हुए था, घने काले दरार के भीतर से चमक उठा। जब उसने बूढ़े आदमी को देखा, तो जियांशी को ऐसा लगा जैसे उसने बूढ़े आदमी के चेहरे पर गुस्से के भाव को नोटिस ही नहीं किया। वह बूढ़े आदमी के पास गया, और फिर उसने यांग ये की ओर इशारा करते हुए उत्साह से कहा, पागल हुआंग, जल्दी से उसे देखो। बूढ़े आदमी ने यांगे पर नजर डाली, फिर उसने अपनी नजरें हटा ली, और फिर उसने अचानक जी यांशी के सिर पर थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, तुम वास्तव में राजा क्षेत्र के 5वें रैंक के एक साथी से निपटने में असमर्थ हो। इसके अलावा, तुम्हें एक परिवहन गठन का उपयोग करने के लिए भी मजबूर किया गया था। कैसे? तुम इतने बेकार कैसे हो सकते हो? अब से किसी को मत बताना कि तुम दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्य हो। जी यांशी ने आंखें घुमाई और कहा, पागल हुआंग, फिर से देखो। ध्यान से देखो मेरी गांड। क्या वह राजा दायरे के 5वें रैंक पर एक प्रोफोटर नहीं है? बूढ़े आदमी ने एक बार फिर जी यांशी के सिर पर थप्पड़ मारा। हालांकि उसने अभी भी यांगे की ओर अपनी नजरें घुमाई थीं। इस बार बूढ़े आदमी की नजर जमी हुई थी। बूढ़े आदमी की आंखें सिकुड़ गईं और वह धीमी आवाज में बोला, एक गहरी आभा, नजर की गहराई में छिपी तलवार की चमक, एक कम कोण पर रखी तलवार। बच्चे, तुमने वास्तव में तलवार की मंशा के उन्नत चरण को प्राप्त कर लिया है। यांगे का दिल कांप उठा। इस बूढ़े की ताकत वाकई भयानक है। वह वास्तव में यह समझने में सक्षम था कि मैंने एक ही नज़र में 6ठे स्तर की तलवार की मंशा को समझ लिया है। ऐसी ताकत, तलवार इरादे का उन्नत चरण। जी यांशी दंग रह गया, और फिर उसने कहा, पागल हुआंग, क्या तुम गलत हो? वह स्पष्ट रूप से तलवार इरादे के 5वें स्तर पर है। अब यह अचानक 6ठे स्तर पर क्यों है? क्या तुम मूर्ख हो? पागल हुआंग ने जी यांशी को घूर कर देखा, और फिर उसने यांगे को देखा और कहा, बच्चे, तुमने इतनी कम उम्र में तलवार इरादे का 6ठा स्तर प्राप्त कर लिया है। तुम वास्तव में सरल नहीं हो। आओ, मुझे बताओ कि तुम किस संप्रदाय से हो, और मुझे यह देखने दो कि वास्तव में कौन सा संप्रदाय तलवार दाव में ऐसी प्रतिभा को बढ़ावा देने में सक्षम था कि मेरे दिव्य तलवार संप्रदाय का यह मूर्ख भी तुम्हारी तुलना नहीं कर सकता। जी यांशी का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, वह किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। वह एक स्वतंत्र साधक है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम इस राक्षसी प्रतिभा को भर्ती कर सको, इससे पहले कि दूसरे संप्रदाय उसे पकड़ लें। क्या? पागल हुआंग दंग रह गया, और फिर उसने उत्तेजित स्वर में कहा, वह किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। एक स्वतंत्र साधक। बच्चे, क्या इस मूर्ख ने जो कहा वह सच है? यांग यी अवाक रह गया। बच्चे, क्या तुम सचमुच किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं हो? पागल हुआंग ने एक बार फिर पूछा। यांगे के पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब उसने यांगे को सिर हिलाते हुए देखा, तो पागल हुआंग की आकृति तुरंत गायब हो गई और यांगे के सामने प्रकट हुई। उसके बाद उसने यांगे के दोनों कंधों को पकड़ लिया और उत्साहित स्वर में कहा, बच्चे, मेरे दिव्य तलवार संप्रदाय में शामिल हो जाओ। मेरा दिव्य तलवार संप्रदाय एक 8वीं रैंक का संप्रदाय है। जब तक तुम इसमें शामिल हो जाते हो, तब तक साधना तकनीक, युद्ध तकनीक, डार्क ट्रेजर, महिलाएं, मैं तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो दूंगा। ठीक है। यांग यी फिर से अवाक रह गया। इस बीच जी यांशी ने याद दिलाया, पागल हुआंग, अगर तुम इस तरह से व्यवहार करोगे तो वह डर जाएगा। पागल हुआंग को एहसास हुआ कि जब उसने जी यांशी को सुना तो वह बहुत उत्साहित हो गया था। वह तुरंत एक शर्मिंदा भाव के साथ मुस्कुराया, और फिर उसने यांगे के कंधों को छोड़ दिया और 2 बार हल्के से खांसा। अरे बच्चे, स्वर्ग रैंक साधना तकनीक, स्वर्ग रैंक खजाने और अद्वितीय सुंदरियां, आप अपनी इच्छानुसार चुन सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? आओ, मेरे दिव्य तलवार संप्रदाय में शामिल हो जाओ और वे सभी तुम्हारे हो जाएंगे। पागल हुआंग, लगता है वह किसी मुसीबत में फंस गया है। इस बीच जी यांशी ने चेतावनी दी। लगता है वह। जी यांशी ने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि पागल हुआंग ने हाथ हिलाकर जी यांशी को बीच में टोक दिया। उसने वीरतापूर्ण भावना से कहा, मुसीबत? मैं, पागल हुआंग, मुसीबत से कब डरने लगा हूं? बच्चे, जब तक तुम मेरे दिव्य तलवार संप्रदाय में शामिल होने के लिए तैयार हो, तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, भले ही तुम उन 3 9वें रैंक के संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं की बेटियों का अपहरण कर लो। अध्याय 310 मिंग सम्राट। दानव साम्राज्य। जी यांशी ने पागल हुआंग को फिर से चेतावनी देने का इरादा किया और कहा, नहीं। ऐसा लगता है कि उसने स्पेटियल को नाराज कर दिया है। हालांकि पागल हुआंग ने जी यांशी को बुरी तरह घूरा, और फिर उसने कहा, बदबूदार बच्चे, क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था? चाहे वह किसी भी मुसीबत में हो, मैं उसके लिए सब कुछ संभाल लूंगा। क्या तुम्हें मेरी ताकत पर विश्वास नहीं है? या तुम्हारी त्वचा में खुजली हो रही है और तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? जी यांशी की अभिव्यक्ति तुरंत भद्दी हो गई, और फिर उसने एक गहरी सांस ली और निर्णायक रूप से अपना मुंह बंद करने का निर्णय लिया। ठीक इसी समय बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी, और फिर बैंगनी मिंग, जिसे यांग ये ने छोटे भंवर में छिपा रखा था, उसके कंधे पर दिखाई दिया।
दिखाई देने के बाद उसने साफ और ताज़ी हवा की हल्की सांस ली और फिर उसने यांग ये को नाराजगी से घूरा। ऐसा लग रहा था कि वह यांग ये से नाराज है क्योंकि उसने उसे बाहर आकर खेलने से मना कर दिया था। यांग ये असहाय होकर मुस्कुराया और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और बैंगनी मिंक को अपनी बाहों में पकड़ लिया, फिर उसने उसके सिर को हल्के से रगड़ा। स्वाभाविक रूप से उसने छोटे साथी को पहले छोटे भंवर में प्रवेश नहीं कराया था क्योंकि उसे डर था कि छोटा साथी उसके लिए परेशानी का कारण बनेगा। उसे डर था कि छोटे साथी की चोटें ठीक नहीं हुई हैं। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि छोटा साथी ठीक है। यांग ये ने यह नहीं देखा था कि पागल हुआन को ऐसा लग रहा था जैसे उसके इक्विपमेंट्स को उसी क्षण दबा दिया गया था जब वह छोटा सा आदमी यहां दिखाई दिया था और वह मौके पर ही स्तब्ध रह गया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी जबकि वह अविश्वास से यांग ये के कंधे पर दिखाई देने वाले बैंगनी मिंक को देख रहा था। पागल हुआन की शक्ल देखकर जी यानशी को पागल हुआन की बदकिस्मती पर तुरंत खुशी हुई और वह मुस्कुराने लगा। उसने मन ही मन कहा, तुम किसी मुसीबत से निपटोगे। इस मुसीबत से शायद इतनी आसानी से नहीं निपटा जा सकता। देखते हैं तुम इससे कैसे निपटते हो। थोड़ी देर बाद पागल हुआन कुछ कहने ही वाला था। ठीक इसी समय उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया और वह धीमी आवाज में चिल्लाया, कौन है यह? ठीक उसी समय जब यांग यी और जियानशी हैरान थे, उनके सामने 10 मीटर की दूरी पर उतार चढ़ाव की लहर उठी। एक पल में एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक खूबसूरत अधेड़ उम्र की महिला रहस्यमय तरीके से मौके पर प्रकट हुए। पागल हुआंग ने उन्हें देखा तो उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और वह धीमी आवाज में चिल्लाया, मिंग सम्राट, दानव साम्राज्य। अधेड़ उम्र के आदमी और औरत ने पागल हुआंग की तरफ एक नजर भी नहीं डाली और उनकी निगाहें बैंगनी रंग के मिंग पर टिकी रहीं जो अब फिर से यांगे के कंधे पर था। वे दोनों बेहद उत्साहित लग रहे थे। खासकर सुंदर अधेड़ उम्र की महिला, उसकी आंखों में आंसू भी झलक रहे थे। बैंगनी मिंग ने पलकें झपकाईं और फिर उसका आकार चमक उठा और तुरंत सुंदर अधेड़ महिला के सामने प्रकट हो गया। उसके बाद उसने अपने छोटे छोटे पंजों से महिला की गर्दन को जकड़ लिया और फिर लगातार अपना छोटा सा सिर महिला के चेहरे पर रगड़ने लगा। यांग ये ने यह दृश्य देखकर हल्के से मुस्कुराया। अगर वह गलत नहीं था तो यह अधेड़ उम्र का आदमी और खूबसूरत अधेड़ उम्र की महिला उस छोटे साथी के प्रियजन थे। भले ही उसे नहीं पता था कि उन्होंने छोटे साथी को कैसे पाया, लेकिन अब यह महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि छोटा साथी आखिरकार घर लौट सकता था। वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि छोटा सा बच्चा उसे छोड़कर चला जाए। हालांकि उसे यह अधिकार नहीं था कि वह छोटा सा बच्चा हमेशा के लिए उसके पीछे रहे। आखिरकार छोटे से बच्चे के पास अपने प्रियजन और घर था। बेशक अगर वह छोटा सा लड़का उसके साथ रहना चाहता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इस बीच अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक यांग ये को देखा और यांग ये को देखते ही उसकी आंखों में कोमल भाव तुरंत बर्फीले ठंडे हो गए। इसके अलावा यह सिर्फ बर्फीले ठंडे नहीं थे, बल्कि इसमें भयानक हत्या का इरादा भी था जो पूरी तरह से छिपा हुआ था। उसने कहा, मानव, जीर तुम्हारे साथ क्यों था? जैसे ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, यांग ये, जी यानशी और मैडमैन हुआंग ने तुरंत महसूस किया कि यहाँ का स्थान हिंसक रूप से उतार चढ़ाव कर रहा है, मानो वह टुकड़ों में बिखरने के कगार पर हो। स्वाभाविक रूप से मनुष्यों के बारे में उसकी धारणा अच्छी नहीं थी। मनुष्य हमेशा से ही बहुत लालची और स्वार्थी रहे हैं। इसलिए जब उसने यांग ये को बैंगनी मिंक के साथ देखा और जब उसने बैंगनी मिंक को यांग ये के इतने करीब देखा तो उसका पहला विचार यह था कि उसकी बेटी इस मनुष्य के मीठे शब्दों और वादों से धोखा खा गई है। तो उस छोटे लड़के का नाम जी एर है। यह किसी लड़की के नाम जैसा लगता है। यांग ये मुस्कुराया और फिर उसने बताया कि उस दिन वह उस छोटे लड़के से कैसे मिला था। इस बीच बैंगनी मिंक ने भी अपने छोटे छोटे पंजे जल्दी जल्दी हिलाए। उसने उन्हें कुछ देर तक हिलाया, फिर उसे लगा कि उसे अपने विचारों को मध्यम आयु वर्ग के आदमी और सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला तक पहुंचाने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसके मुंह से लहरों की लंटें निकलीं। थोड़ी देर बाद बैंगनी मिंक ने बोलना समाप्त किया और फिर वह यांग ये के कंधे पर चमकी। उसने यांग ये की ओर इशारा किया और फिर मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और महिला की ओर इशारा किया जैसे कि वह उनका परिचय करा रहा हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ भौहें सिकोड़ लीं। सुंदर महिला ने कहा, जीर, तुम कह रहे हो कि तुम दोनों दोस्त हो? बहुत अच्छे दोस्त, बिल्कुल मेरे और तुम्हारे शाही पिता की तरह। बैंगनी मिंक कान से कान तक मुस्कुराया और फिर उसने जल्दी से सिर हिला दिया। उन दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा। इस बार उनके चेहरे मुरझा गए क्योंकि उन्हें कुछ समझ में आ गया था। सुंदर महिला की नजर यांग ये पर पड़ी और उसने बैंगनी मिंक को देखने से पहले उसे परखा और कहा, जीर, वह तुम्हारे लायक नहीं है। इसके अलावा मनुष्य ज्यादातर विश्वासघाती और धोखेबाज होते हैं। वे भरोसे के लायक नहीं हैं। यांग ये, जी यानशी और मैडमैन हुआंग के मुंह के कोने फड़क रहे थे। क्या उसे इतना स्पष्टवादी होना चाहिए? किसी भी हालत में यहाँ 3 इंसान हैं। बैंगनी मिंक ने पलकें झपकाईं और फिर अपना सिर हिलाया।
उसने अपना पंजा यांग यी की ओर इशारा किया और फिर खुद की ओर इशारा किया जैसे कि वह कुछ व्यक्त कर रहा हो। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, जीर, वह एक इंसान है जबकि तुम एक राक्षस जानवर हो। भले ही तुम मानव रूप लेने वाले हो, लेकिन अंत में तुम फिर भी एक राक्षस जानवर हो। इसके अलावा, वह वास्तव में बहुत कमजोर है। वह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। चलो घर चलते हैं। हमने तुम्हें ढूंढने के लिए पहले ही राक्षस क्षेत्र में बहुत अराजकता फैला दी है, और अब सब कुछ वापस व्यवस्थित करने का समय आ गया है। बैंगनी मिंक थोड़ा चिंतित था। जब वह कुछ और कहने वाला था, यांग ये आगे बढ़ा और अधेड़ उम्र के आदमी और औरत को प्रणाम किया। उसने कहा, मुझे लगता है कि सीनियर्स ने गलतफहमी की होगी। छोटा सा लड़का और मैं दोस्त हैं, वरना यह कहना ज्यादा दूर की बात नहीं होगी कि हम एक दूसरे के बहुत प्यारे हैं। बस इतना ही। दोस्त, एक दूसरे के प्रिय। अधेड़ उम्र का आदमी ठंडे स्वर में हंसा और बोला, मानव, ऐसा कहने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? क्या तुम जीर की पहचान जानते हो? क्या तुम उसकी क्षमता के बारे में जानते हो? क्या तुम जानते हो कि भविष्य में उसे क्या विरासत में मिलेगा? इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तुमने अतीत में जीर की मदद की है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हालांकि, भविष्य में, अगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम दोनों को फिर से एक दूसरे को देखने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यांग ये ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखों में देखा और कहा, मेरे पास अभी योग्यता नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में मेरे पास योग्यता नहीं होगी। पागल हुआंग ने जब यह दृश्य देखा तो वह चौंक गया। हे भगवान, यह छोटा सा कमीना वास्तव में मिंग सम्राट से इस तरह बात करने की हिम्मत करता है। क्या वह इसलिए निडर है क्योंकि वह अज्ञानी है, या वह बहुत दुस्साहसी है? ओह, मिंग सम्राट की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, मानव, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, आपने कहा कि मेरे पास उस छोटे से साथी के साथ दोस्ती करने की योग्यता नहीं है, फिर मुझे आपसे पूछने की अनुमति दे कि मुझे क्या शर्तें पूरी करनी होंगी। क्या यह पर्याप्त है? जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, उसने एक कदम आगे बढ़ाया, और फिर उसका 6वां स्तर तलवार का इरादा बिना रोक टोक के बाहर निकल आया। 6ठे स्तर की तलवार की मंशा। उनकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। जाहिर है, मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और महिला को उम्मीद नहीं थी कि यांग ये ने वास्तव में 6ठे स्तर की तलवार की मंशा हासिल कर ली है। भले ही 6ठे स्तर की तलवार की मंशा उन दोनों के लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन यह तब अलग था जब यह एक ऐसे इंसान के पास थी जिसकी उम्र 20 साल भी नहीं थी। अगर यह पर्याप्त नहीं है। ठीक इसी क्षण, यांग ये ने एक और कदम आगे बढ़ाया और फिर उसने कहा, अब क्या? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं और एक खाली अवस्था में प्रवेश कर गया। उसके बाद, उसके हाथ में तलवार हिंसक रूप से कांपने लगी और फिर तलवार की एक चीख आसमान में गूंज उठी। प्रबुद्ध तलवार हृदय। इस दृश्य को देखने के बाद मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला के हाव भाव आखिरकार बदल गए थे और उन्होंने पहली बार एक गंभीर भाव प्रकट किया। उनकी राय में, भले ही 20 वर्ष की आयु से पहले 6ठे स्तर की तलवार की मंशा को समझकर किसी को प्रतिभाशाली माना जा सकता है, लेकिन उनके लिए किसी व्यक्ति को गंभीरता से लेना पर्याप्त नहीं था। हालांकि, प्रबुद्ध तलवार दिल पूरी तरह से अलग था। उन्होंने 20 वर्ष की आयु से पहले ही 6ठे स्तर की तलवार मंशा और प्रबुद्ध तलवार हृदय दोनों प्राप्त कर लिए थे। क्या 10,000 वर्ष पहले तलवार संप्रदाय का वह मानव विशेषज्ञ लगभग इतना ही नहीं था? पागल हुआंग इसके बजाय पूरी तरह से स्तब्ध था। 6ठे स्तर की तलवार की मंशा और प्रबुद्ध तलवार दिल। हे भगवान, मैंने किस तरह की राक्षसी प्रतिभा का सामना किया है? वह वास्तव में एक राक्षसी प्रतिभा है। दिव्य तलवार संप्रदाय को पूरे महाद्वीप में तलवार दाव में अग्रणी संप्रदाय कहा जाता था। लेकिन इस समय, पागल हुआंग को लगा कि दिव्य तलवार संप्रदाय की युवा पीढ़ी की प्रतिभाएं उसके सामने खड़ी इस राक्षसी प्रतिभा की तुलना में बेकार थीं। मिंग सम्राट ने यांग यी को देखा और धीमी आवाज में बोला, अर्ध तलवार सम्राट। सुंदर अधेड़ उम्र की महिला ने सिर हिलाया और कहा, आपकी क्षमता और प्राकृतिक प्रतिभा वाकई चौंकाने वाली है। खास तौर पर तलवार दाव में आपकी प्राकृतिक प्रतिभा, और यह उन सभी विशेषज्ञों में सबसे भयानक है जिन्हें हमने देखा है। लेकिन तो क्या, राक्षसी प्रतिभाएं जो परिपक्व नहीं हुई हैं, उन्हें केवल राक्षसी प्रतिभाएं ही माना जा सकता है, लेकिन वे विशेषज्ञ नहीं हैं। एक बार जब वे मर जाते हैं, तो राक्षसी प्रतिभाओं की क्षमता निरर्थक हो जाएगी। इसलिए, आपकी क्षमता और प्राकृतिक प्रतिभा हम दोनों के लिए निरर्थक है। हम केवल वर्तमान को देखते हैं, भविष्य को नहीं, क्योंकि भविष्य में बहुत सारे चर हैं। समझे? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं सिर्फ यह साबित करना चाहता था कि मेरे पास उस छोटे से लड़के से दोस्ती करने की योग्यता है। बस इतना ही। जहां तक सीनियर ने भविष्य की अनदेखी करने के बारे में जो कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या सीनियर ने एक कहावत सुनी है, जीवन परिवर्तनशील है, इसलिए कमजोर होने के लिए युवाओं को परेशान न करें। सुंदर महिला ने यांग ये को देखा और कहा, क्या तुम इतने आश्वस्त हो? हाँ। यांग ये पीछे नहीं हटा और उसकी नज़र से नज़र मिलाई। बहुत बढ़िया। उसने सिर हिलाया और कहा, इस साल हिडन ड्रैगन रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करो।
तुम क्या सोचते हो? अप्रत्याशित रूप से यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ, आपने अभी भी मेरी मंशा को गलत समझा है। छोटा लड़का और मैं दोस्त हैं, हम एक दूसरे के प्रिय हैं। यह ऐसी बात है जिसे किसी भी चीज से साबित करने की जरूरत नहीं है। मैंने आप दोनों के सामने खुद को साबित करने के लिए या आपकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं किया। तो फिर क्यों? सुंदर महिला ने पूछा। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने बैंगनी मिंक को देखा और कहा, छोटे साथी, अब हमारे अलग होने का समय आ गया है। मुझसे वादा करो कि तुम भविष्य में चंचल नहीं रहोगे और ठीक से खेती करोगे। मैं भी ऐसा ही करूंगा। चलो दुनिया और तुम्हारे प्रियजनों को साबित करते हैं कि मैं वह इंसान हूं जो तुम्हारा दोस्त बनने के लिए दुनिया में सबसे योग्य है, और तुम वह राक्षस जानवर हो जो मेरा दोस्त बनने के लिए सबसे योग्य हो। ठीक है। अध्याय 311 अंतरिक्ष दर्पण। जुनूनहीन चट्टान। हिंसक मिंक की आकृति यांग ये के कंधे पर चमक उठी, और फिर उसने अपना माथा यांग ये के चेहरे पर रगड़ा। इसके अलावा उसकी आंखों में आंसू की झलक दिखाई दी। जाहिर है, वह यांग ये को भी नहीं छोड़ना चाहता था। यांग ये का दिल भी तुरंत दुखा जब उसने छोटे साथी को इस तरह से व्यवहार करते देखा। वह छोटे साथी से अलग होने के लिए कैसे तैयार हो सकता था? जब से वह पैदा हुआ था और जब तक वह छोटे साथी से नहीं मिला था, यांग ये हमेशा अकेला ही रहा था। जब वह छोटे साथी से मिला, तभी यांग ये समझ पाया कि पारिवारिक प्रेम के अलावा स्नेह का एक और रूप भी है, और वह है दोस्ती। छोटा लड़का और यांग ये एक दूसरे के लिए मर सकते हैं। इसलिए अगर यह संभव होता, तो वह छोटे लड़के से हमेशा के लिए अलग नहीं होना चाहता। हालांकि उसकी वर्तमान क्षमता इसकी अनुमति नहीं देती। सिया, उसके साथ रहने से उसे सिर्फ नुकसान ही होगा। इस बीच सुंदर महिला ने कोमल आवाज में कहा, अगर अब भी तुम उसके साथ रहती हो जबकि तुम्हारी पहचान उजागर हो चुकी है, तो न सिर्फ तुम खतरे में पड़ोगी, बल्कि वह भी खतरे में पड़ जाएगा। समझे? बैंगनी मिंग ने अपने पंजे से यांग यी के चेहरे को रगड़ा, और फिर उसने अपने पंजे हिलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद यांग ये ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास करने के लिए बहुत सी चीजें हैं और मुझे उन्हें पूरा करना है। जब मैं यह सब कर लूंगी, तो मैं तुम्हें दानव क्षेत्र में ढूंढने जाऊंगी और फिर हम पूरे महाद्वीप की यात्रा एक साथ करेंगे, ठीक है? बैंगनी मिंक ने अचानक अपना छोटा सा सिर हिलाया और फिर उसने यांग यी की गर्दन को जोर से जकड़ लिया, जबकि उसकी आंखों से आंसू की बूंदें धीरे धीरे रिसने लगीं। दानव महारानी और मिंक सम्राट ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्होंने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य और घबराहट देखी। हाँ, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बैंगनी मिंक और यांग ये के बीच का रिश्ता इस हद तक गहरा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जी एर ने भावनाओं को जगाया हो? जब उन्होंने किसी निश्चित संभावना के बारे में सोचा, तो उनके दोनों के हाव भाव तुरंत बदल गए, और फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा, जबकि उनकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। दानव महारानी ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर उसने सिर हिलाया। अगले ही पल उसने अपना सुंदर हाथ लहराया और फिर अंतरिक्ष में हलचल मच गई, इससे पहले कि वह बैंगनी मिंक के साथ तुरंत गायब हो जाए। मैं वास्तव में तुम्हें मारना नहीं चाहता था। दानव महारानी और बैंगनी मिंक के गायब हो जाने के बाद मिंक सम्राट ने यांग ये को देखा और धीमी आवाज में कहा, क्योंकि तुमने अंत में जिये की जान बचाई थी। इसके अलावा मेरे पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि तलवार दाव में तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा अत्यंत राक्षसी है। जब तक तुम समय से पहले नहीं मरते, तब तक जिया के पास निश्चित रूप से एक असाधारण विशेषज्ञ दोस्त होगा। हालांकि अभी तुम्हारे प्रति उसके रवैये के आधार पर मुझे पता है कि तुम्हारे प्रति जिया की भावनाएं बिल्कुल भी साधारण दोस्ती तक सीमित नहीं हैं। इसलिए उसके ऐसे विचारों को खत्म करने के लिए मेरे पास तुम्हें खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यांग ये ने चेहरे पर जरा सा भी डर दिखाए बिना दानव सम्राट को देखा और उसने हंसते हुए कहा, वरिष्ठ, आप मुझे शुरू से ही मारना चाहते थे, है ना? दानव सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में भले ही तुम दोनों दोस्त हो, लेकिन तुम इंसान सबसे चंचल हो। तुम अभी दोस्त हो सकते हो, लेकिन शायद अगले ही पल तुम अपने हितों की खातिर उसके दुश्मन बन जाओगे। अगर वह किसी इंसान के साथ है तो मैं सहज नहीं रह सकता। यांग ये ने ठहाका लगाया और फिर पागल हुआंग की ओर देखते हुए कहा, वरिष्ठ हुआंग, आपने कहा था कि मैं अगर किसी मुसीबत में पड़ जाऊं तो आप उसका समाधान करेंगे। क्या वह प्रस्ताव अभी भी कायम है? पागल हुआंग की अभिव्यक्ति तुरंत थोड़ी भद्दी हो गई। भले ही वह अपनी ताकत से मिंग सम्राट को हरा नहीं सका, फिर भी उसके पास मिंग सम्राट से लड़ने की क्षमता थी। हालांकि समस्या यह थी कि वह मिंग सम्राट से नहीं लड़ सकता था, क्योंकि अगर उसने स्थानिक मिंग कबीले को नाराज कर दिया, तो दिव्य तलवार संप्रदाय बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। महाद्वीप में हर कोई जानता था कि स्थानिक मिंग कबीला आमतौर पर परेशानी पैदा नहीं करता था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ तो यह बिल्कुल भयावह था। दिव्य तलवार संप्रदाय का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक 3 नौवीं रैंक संप्रदाय भी स्थानिक मिंग कबीले को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि यांग ये की प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में राक्षसी थी।
यदि यांग ये दिव्य तलवार संप्रदाय में शामिल हो गए और उन्हें संप्रदाय के संसाधन और पालन पोषण दोनों मिले, तो यांग ये निश्चित रूप से भविष्य में एक असाधारण विशेषज्ञ बन जाएंगे। उस समय यह बहुत संभावना थी कि दिव्य तलवार संप्रदाय 9वें रैंक के संप्रदायों की श्रेणी में आगे बढ़ेगा, और यह इस हद तक भी था कि यह 10वें रैंक का संप्रदाय भी बन सकता था। अब पागल हुआंग के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। बचाए या न बचाए, उसे बचाओ। इस बीच जी यानशी ने अचानक धीमी आवाज में कहा, पागल हुआंग, दिव्य तलवार संप्रदाय अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। अगर संप्रदाय को फिर से सक्रिय करने में सक्षम कोई व्यक्ति नहीं आता है, तो दिव्य तलवार संप्रदाय शायद 8वें दर्जे का संप्रदाय भी नहीं रह पाएगा। जब ऐसा है, तो हम उस पर दांव क्यों नहीं लगाते? अगर यह बच्चा बच जाता है, तो मेरा दिव्य तलवार संप्रदाय निश्चित रूप से प्रोफाउंड महाद्वीप में प्रसिद्ध हो जाएगा, भले ही वह पूरे संप्रदाय में बचा हुआ एकमात्र व्यक्ति हो। पागल हुआंग ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मैं, तुम और संप्रदाय के और भी अधिक अनुयायी मर जाएंगे। जी यानशी चुप हो गई। वास्तव में, अगर हम यांग यी के लिए मिंग सम्राट से लड़ते हैं, तो यह दिव्य तलवार संप्रदाय के लिए दुर्जय स्थानिक मिंग कबीले का सामना करने के बराबर होगा। एक बार युद्ध छिड़ गया, तो यह संप्रदाय में केवल मृत्यु की समस्या नहीं होगी, बल्कि पूरे संप्रदाय को केंद्रीय क्षेत्र से भी समाप्त किया जा सकता है। क्षेत्रों के बीच की बाधा किसी भी कबीले और जाति के खिलाफ प्रभावी थी, सिवाय स्थानिक मिंग कबीले के। यांग ये ने पागल हुआंग के हाव भाव पर नजर डाली, और फिर उसने मिंग सम्राट को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, आपके पास अथाह क्षमता है, इसलिए क्या मैं मरने से पहले वरिष्ठ से 2 अनुरोध कर सकता हूँ? चिंता न करें, वे दोनों वरिष्ठ को परेशान नहीं करेंगे। मिंग सम्राट ने यांग ये को कुछ देर तक देखा और फिर कहा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तुमने जी एर को बचाया है, अपनी मांगों के बारे में बोलो। यांग यी ने मिंग सम्राट को प्रणाम किया और फिर वह दूर की ओर देखने लगा। वह दिशा दक्षिणी क्षेत्र थी। थोड़ी देर बाद मिंग सम्राट ने पागल हुआंग और जी यानशी की ओर देखा। पागल हुआंग ने मिंग सम्राट के इरादों को समझ लिया। उसने अपनी मुट्ठियां बंद की, यांग यी की ओर एक जटिल भाव से देखा, जिसकी नज़र थोड़ी खाली थी, और फिर उसका चेहरा चमक उठा और जी यानशी के साथ गायब हो गया। जब वे चले गए, तो मिंग सम्राट ने अपना हाथ हिलाया, और फिर अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा दर्पण प्रकट हुआ। उसने कहा, इस दर्पण को अंतरिक्ष दर्पण कहा जाता है, और यह आपकी पहली मांग को पूरा कर सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मिंग सम्राट ने एक बार फिर अपना हाथ हिलाया। एक क्षण में दर्पण की सतह अचानक टिमटिमाने लगी, और फिर धीरे धीरे उस पर एक दृश्य उभर आया। फूल महल। फूल महल के पीछे के पहाड़ों पर एक चट्टान थी जिसका तल दिखाई नहीं देता था। चट्टान का तल बहुत ही अंधेरा था, और हड्डियों को चीर देने वाली ठंडी हवाएं उसके बीच से गुजरती थीं। यहाँ ठंडी हवा के झोंके तीखे ब्लेड की तरह थे जो हवा को भी चीर देते थे, और इससे चट्टान का तल हवा के फटने से होने वाली तीखी सीटी से भर जाता था। इस जगह के बीच में एक गोल मंच था, और उस गोल मंच पर काले खंभों का घना विस्तार था। अनगिनत महिलाएं उन खंभों से बंधी हुई थीं। इनमें से कुछ महिलाएं मर चुकी थीं, और वे बहुत बुरी तरह मरी थीं क्योंकि ठंडी हवा ने उनके चेहरे को इस हद तक काट दिया था कि वे पहचान में नहीं आ रहे थे, और कुछ के तो अनगिनत टुकड़े भी हो गए थे। हालांकि उनमें से ज्यादातर अभी भी जिंदा थीं। हालांकि ये जीवित महिलाएं उन मृत महिलाओं से ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं थीं। इस चट्टान के नीचे फूल महल की प्रसिद्ध जुनूनहीन चट्टान थी, और यहाँ हवा के माध्यम से बहने वाली ठंडी हवाओं को कोल्डबेल विंड कहा जाता था। कोल्डबेल विंड का उपयोग विशेष रूप से फूल महल के उन अनुयायियों को दंडित करने के लिए किया जाता था जिन्होंने महल के नियमों का उल्लंघन किया था। अचानक एक अधेड़ उम्र की महिला गोल मंच पर दिखाई दी। खंभों से बंधी उन महिलाओं की आंखों में तुरंत भय उभर आया जब उन्होंने इस महिला को देखा, क्योंकि यह अधेड़ उम्र की महिला पैशनलेस क्लिफ की प्रभारी थी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि इस महिला की मानसिक स्थिति थोड़ी विकृत थी। इस अधेड़ उम्र की महिला को भी यहाँ की सभी महिलाओं की तरह एक बार एक आदमी से प्यार हो गया था। हालांकि जिस आदमी से वह प्यार करती थी, वह एक बेवफा आदमी था जो केवल धन और आनंद के लिए उसके पास आया था। उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति विकृत होने लगी, और वह दुनिया के पुरुषों और महिलाओं को प्यार करते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यह ठीक इसी वजह से था कि फ्लावर पैलेस ने उसे पैशनलेस क्लिफ का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया था, क्योंकि वह उन शिष्यों के विरुद्ध बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती थी जो प्रेम में पड़ गए थे। जब उसने उनकी आंखों में भय देखा, तो अधेड़ उम्र की महिला ने तुरंत एक क्रूर मुस्कान बिखेरी और कहा, तस्क तस्क। अतीत के प्रतिभाशाली लोगों, अब आनंद लेने का समय है। आओ इसका अच्छे से आनंद लो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अधेड़ महिला ने अपनी हथेली उल्टी, और फिर उसके हाथ में एक काला कोड़ा प्रकट हुआ। जब उन्होंने इस काले चाबुक को देखा, तो आसपास की महिलाओं की नाजुक आकृतियां कांप उठीं, क्योंकि इस चाबुक को सोल स्ट्राइक विप कहा जाता था। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह आत्मा पर प्रहार करता है। यहाँ रखी जाने वाली ज्यादातर महिलाएं आत्मा के दायरे या उससे ऊपर की थी, इसलिए उनके भौतिक शरीर की ताकत के साथ उन्हें सामान्य हमलों से नुकसान पहुंचाना पूरी तरह से असंभव था।
इसलिए फ्लावर पैलेस ने विशेष रूप से यह सोल स्ट्राइक विप बनाया था, क्योंकि चाहे शारीरिक दर्द कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, वह आत्मा से आने वाले दर्द के 10वें हिस्से की भी तुलना नहीं कर सकता था। जैसे ही उसने उनके डरे हुए हाव भाव और कांपते हुए शरीर को देखा, अधेड़ उम्र की महिला की मुस्कान और भी चमक उठी। उसने कहा, तुम सब कुतियाओं ने खुद ही यह सब अपने ऊपर लादा है। तुम महल में विलासिता और रुतबे का आनंद ले सकती थी, लेकिन तुम सबको बस प्यार करना था। अब तुम सब हर दिन इस शापित कोल्डबेल विंड से यातना का आनंद ले सकती हो और दिन में 3 बार कोड़े भी खा सकती हो। क्या तुम सबको नहीं लगता कि तुमने ही यह सब मांगा था? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका हाथ हिला और एक जोरदार आवाज हुई। उसके हाथ में पकड़ा कोड़ा एक काली छाया में बदल गया, जो तेजी से उसके सामने खड़ी एक महिला पर गिर पड़ा। आह! एक दयनीय और तीखी चीख तुरंत गूंजी। महिला का चेहरा दर्द से विकृत हो गया और उसका शरीर भी हिंसक रूप से कांपने लगा। मध्यम आयु वाली महिला को अपने आप पर और भी अधिक प्रसन्नता महसूस हुई और उसने अपने हाथ में लिया कोड़ा उठाया और उसे बार बार महिला की ओर हिलाया। थोड़ी देर बाद महिला बेहोश हो गई, लेकिन उसका शरीर अभी भी जोर जोर से कांप रहा था। कितनी कमजोर! अधेड़ उम्र की महिला ने जब दूसरी महिला को बेहोश होते देखा तो ठंडी आवाज में कहा, और फिर उसने एक बार फिर उस महिला पर कोड़ा चलाने के इरादे से अपना हाथ उठाया। ठीक इसी समय बेहोश महिला के बाईं ओर खंभे से बंधी एक महिला ने अचानक कहा, लेंग्यू, वह पहले ही बेहोश हो चुकी है। क्या इस तरह से व्यवहार करना जरूरी है? जब संभव हो तो नरमी बरतें। आखिरकार हम कभी एक ही संप्रदाय से थे। लेंग्यू नामक महिला का हाथ हवा में रुक गया और फिर उसने उन महिलाओं को देखा जो ये शब्द बोल रही थीं। उसकी आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी जब उसने कहा, फैंग्यू, यह भी मत सोचो कि तुम मुझे आदेश दे सकते हो क्योंकि संप्रदाय के भीतर कोई तुम्हारी रक्षा कर रहा है। मुझे तुम्हें यह बताने की अनुमति दो कि मैं पैशनलेस क्लिफ के भीतर सब कुछ का प्रभारी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने लंबे समय से सोलर स्ट्राइक विप का स्वाद नहीं चखा है ना? मैं तुम्हें आज इसका स्वाद चखाऊंगी। जैसे ही उसने यह बात कही, लेंग्यू की आकृति चमक उठी, जब उसने अचानक फैंग्यू पर चाबुक घुमाया, और सोलर स्ट्राइक चाबुक ने वास्तव में काले रंग की एक छवि पीछे छोड़ दी, जब इसे पूरी ताकत से घुमाया गया। कोड़ा! यह फैंग्यू के शरीर पर जोरदार तरीके से लगा। फैंग्यू को तुरंत अपनी आत्मा में कंपन महसूस हुआ। उसकी आत्मा की गहराई से आने वाले तेज दर्द ने फैंग्यू की भौहों को कसकर एक साथ बांध दिया। पहले वाली महिला की तरह फैंग्यू का शरीर हिंसक रूप से कांपने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि फैंग्यू ने कोई आवाज नहीं की। तुम तो बहुत ही अडिग हो, है ना? लेंग्यू ने ठंडी आवाज में कहा, और फिर उसने चाबुक उठाया और फैंग्यू पर घुमाया। 1/4 घंटे से भी कम समय में फैंग्यू का पूरा शरीर चाबुक के निशानों से ढक गया था। इसके अलावा, जबकि वह बेहोश नहीं हुई थी, उसका चेहरा बेहद पीला था और उसमें लालिमा का जरा भी निशान नहीं था। उसके शरीर पर चाबुक के अनगिनत निशानों के साथ फैंग्यू बेहद भयावह स्थिति में लग रही थी। फैंग्यू ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखें पूरी तरह बंद होने से पहले ही उसके होठों के बीच से धीरे धीरे 2 नाम उभर आए थे। अध्याय 312 परिवर्तन। तुम अभी भी अपने उन 2 कमीने बच्चों के बारे में सोच रहे हो। लेंग्यू ने ठंडी हंसी में कहा, एक कुतिया हमेशा कुतिया ही रहती है। न केवल तुमने एक गुप्त संबंध बनाया और एक आदमी से प्यार किया, बल्कि तुमने एक आदमी के लिए बच्चे भी पैदा किए। सच बताऊं तो तुम्हारे वे 2 कमीने बच्चे मर चुके हैं। क्या? अचानक फैंग्यू, जिसकी आंखें पहले से ही बंद थीं, ने अचानक अपना सिर उठाकर लेंग्यू को देखा और कहा, नहीं, यह असंभव है। यह बिल्कुल असंभव है। तलवार संप्रदाय उनकी रक्षा करेगा। तलवार संप्रदाय? लेंग्यू ने ठंडी हंसी में कहा, क्या वह घटिया संप्रदाय जो पतन की ओर अग्रसर है, मेरे फूल महल के खिलाफ जाने की हिम्मत कर सकता है? वे मेरे फूल महल के अनुरोध के सामने ही उन 2 कमीने बच्चों को सौंप सकते थे। क्या आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु कितनी भयानक थी? आइए, मैं आपको धीरे धीरे इसका वर्णन करता हूँ। हमने पहले आपके बेटे का बधियाकरण किया और उसे इस दुनिया में सबसे दर्दनाक यातनाएं झेलने दी, और फिर हमने उसे सोलर स्ट्राइक विप का इस्तेमाल करके इस हद तक मारा कि उसकी आत्मा बिखर गई। जहां तक आपकी बेटी का सवाल है, नहीं। फैंग्यू ने दर्द में अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि उसकी आंखों से 2 धाराएं बह निकलीं। वह अभी भी जीवित थी क्योंकि वह यांग ये और यांग याओ को देखना चाहती थी। या शायद यह कहा जा सकता है कि वह यांग ये को लड़ने के लिए प्रेरित करना चाहती थी, क्योंकि वह बहुत स्पष्ट रूप से जानती थी कि कोई व्यक्ति केवल ताकत हासिल करके ही अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। यह कहा जा सकता है कि अगर यह इन 2 कारणों से नहीं होता, तो उसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। आखिरकार, कोई भी व्यक्ति अनंत काल तक पैशनलेस क्लिफ में कोल्डबेल विंड और सोलर स्ट्राइक विप को सहन नहीं करना चाहता था। यांग निंग, फूल महल, मैं तुम्हें मरने के बाद भी माफ नहीं करूंगी। फैंग्यू ने अपना सिर उठाया और गुस्से से दहाड़ने लगी। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी मानो नर्क से आ रही हो, और यह भयानक थी। कोड़ा! लेंग्यू ने अचानक फैंग्यू के चेहरे पर चाबुक मारा। एक पल में
फैंग यू के चेहरे पर कुछ सेंटीमीटर लंबा खूनी निशान दिखाई दिया। हालांकि यह अंत नहीं था, क्योंकि लेंग यू ने एक बार फिर चाबुक लहराया और ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझकर ऐसा कर रही थी, क्योंकि हर एक चाबुक फैंग यू के चेहरे पर लगा था। कुछ ही समय में फैंग यू का पूरा चेहरा चाबुक के लाल निशानों से ढक गया और यह बेहद घिनौना और डरावना लग रहा था। तुम फूल महल को माफ नहीं करोगे। तुम्हारे शरीर में मेरिडियन पहले ही नष्ट हो चुके हैं, जबकि तुम्हारी आत्मा बिखरने वाली है। तुम अब एक आम आदमी से भी बदतर हो। तो तुम मेरे फूल महल को कैसे नुकसान पहुंचाओगे? जैसे ही उसने कहा, लेंग यू ने फैंग यू पर चाबुक चलाना जारी रखा। लेकिन उसने इस बार अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उच्च अधिकारियों ने आदेश दिया था कि फैंग यू मर नहीं सकता। अब वह पूरी तरह से फैंग यू के शरीर को प्रताड़ित कर रही थी। डॉट 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 प्राचीन युद्ध क्षेत्र। जिस समय उसने दर्पण में दिखाए गए दृश्य के माध्यम से फैंग यू को मौत के कगार पर देखा, यांग ये अपने दिल में निर्मम हत्या के इरादे को दबाने में असमर्थ था। अचानक क्रोध की एक दयनीय और गूंजती हुई चीख, जो हृदय विदारक दर्द लेकर आई, यहां गूंजी। क्योंकि वह बहुत ज्यादा दर्द में था, यांग ये का पूरा चेहरा बुरी तरह से विकृत हो गया था, जबकि उसकी आंखें भयानक रूप से लाल हो गई थी, जैसे कि वे खून से रंगी हुई हों। उसके हाथ इस हद तक कसकर बंद थे कि उसके नाखून उसकी हथेली में गहरे धंस गए थे, और उसकी उंगलियों से लगातार ताज़ा खून बह रहा था। फूल महल, फूल महल, फूल महल, फूल महल। मैं यांग ये कसम खाता हूं कि अगर मैं अपने जीवनकाल में फूल महल के सभी शिष्यों का पूरी तरह से सफाया करने में असमर्थ रहा, तो मुझे अनंत काल तक नरक में रहना पड़ेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये के शरीर से एक अद्वितीय हिंसक और भयानक वध इरादे की एक किरण अचानक विस्फोटक रूप से उभरी, और उसके साथ उसकी तलवार की मंशा भी थी। वध इरादा असीम लग रहा था, और यह यांग ये की तलवार की मंशा के साथ साथ आसपास के वातावरण में भड़क गया। ये दोनों इरादे धीरे धीरे एक दूसरे में मिल गए, और थोड़े समय के बाद वे एक दूसरे से अलग नहीं रह गए। मिंग सम्राट, जो बगल से ठंडे दिमाग से देख रहा था, उसके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए जब उसने कहा, उसकी तलवार की मंशा बदल गई है। वध तलवार की मंशा, यह कैसे संभव हो सकता है? भविष्य के तलवार सम्राट के पास वध तलवार की मंशा कैसे हो सकती है? वध तलवार इरादे को तलवार इरादे और वध इरादे का संयोजन कहा जा सकता है, और इसकी शक्ति शुद्ध तलवार इरादे या वध इरादे से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी। वध इरादे के भीतर तलवार इरादा था, और वध इरादे के भीतर तलवार इरादा था। हालांकि वध तलवार इरादे के लिए यह बहुत संभव था कि वह उस व्यक्ति के दिमाग को नष्ट कर दे जिसने इसे समझ लिया था, और यह उस व्यक्ति को वध की पूरी और नितांत मशीन बना देगा। तलवार सम्राट क्या था? तलवार सम्राट धर्मी और ईमानदार था। सभी तलवार सम्राटों में निश्चित रूप से धार्मिकता की आभा होती थी। इसका मतलब यह नहीं था कि तलवार सम्राट निश्चित रूप से अच्छे लोग होंगे, लेकिन इसका मतलब यह था कि जो लोग तलवार सम्राट बन गए वे आमतौर पर खून के प्यासे व्यक्ति नहीं थे। चून की तलवार सम्राट की तलवार दिल से जुड़ी हुई थी, इसलिए तलवार सम्राट को हत्या करने से पहले साफ विवेक रखना पड़ता था। इसके अलावा, अगर तलवार सम्राट साफ विवेक बनाए रखने में सक्षम नहीं था, तो तलवार सम्राट पर्वत पर रहस्यमय प्राचीन म्यान तलवार सम्राट के बगल में नहीं रहना जारी रखेगा। वध तलवार इरादा रक्तपिपासुता का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। हालांकि इतिहास में हर एक व्यक्ति जिसने वध तलवार इरादे को समझा था, वह हत्या का शौकीन था। इसलिए मिंग सम्राट अभी बेहद हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यांग ये, जो स्पष्ट रूप से प्रबुद्ध तलवार दिल के पास था और अर्ध तलवार सम्राट था, वह तलवार इरादे के उत्परिवर्तन से गुजरेगा और वध तलवार इरादे को प्राप्त करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भविष्य का तलवार सम्राट न हो? मिंग सम्राट ने अपना सिर हिलाया। यह सब अब महत्वपूर्ण नहीं है। मैं उसके अनुरोधों को पूरा करने के बाद वह मर जाएगा। इसलिए अगर वह अभी अपनी तलवार की मंशा को तलवार की मंशा के सही 10वें स्तर तक सुधार भी लेता है, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर बाद यांग यी की आंखें अभी भी लाल थीं, और उसकी निगाहें थोड़ी खाली थीं, क्योंकि उसने अचानक कहा, मेरा अंतिम अनुरोध एक जगह पर जाना है। मिंग सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए यांग यी को देखा, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो, और फिर मिंग सम्राट ने कहा, ठीक है। मौत की खाई। मिंग सम्राट और यांग ये मौत की खाई के नीचे दिखाई दिए। यहां पहुंचने के बाद मिंग सम्राट ने अपनी निगाहों से आसपास के माहौल को देखा, और फिर उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वह व्यक्ति कहाँ है जिससे तुम मिलना चाहते थे? वह बस आगे ही है। यांग ये ने दूरी पर स्थित झोपड़ी की ओर इशारा किया, और फिर वह धीरे से चला गया और झुककर बोला, एल्डर म्यू, मैं अभी नहीं मर सकता। चरमराहट। दरवाजा धीरे से खोला गया, और फिर एक बहुत बूढ़ा और को बड़ा आदमी एक छड़ी के सहारे खुद को सहारा देते हुए बाहर आया। उस आदमी की वृद्ध शक्ल और कमजोर शरीर से ऐसा लग रहा था कि हवा का एक झोंका उसे जमीन पर गिरा देगा। हालांकि यह वास्तव में एक बूढ़ा आदमी था जिसने मिंग सम्राट के चेहरे के भाव बदल दिए। एल्डर म्यू ने यांग ये को देखने से पहले मिंग सम्राट की ओर देखा, और फिर उसने यांग ये को देखा और फिर मुस्कुराया। बुरा नहीं है। 6ठे स्तर की तलवार की मंशा और राजा दायरे की 5वीं रैंक।
ऐसी गति वास्तव में चौंकाने वाली है। दुर्भाग्य से आपकी तलवार की मंशा में परिवर्तन हो गया है, इसलिए आप रहस्यमयी प्राचीन ज्ञान को विरासत में नहीं ले पाएंगे। हालांकि यह ठीक है, क्योंकि वध तलवार की मंशा सभी प्रकार की तलवार की मंशा में सबसे शुद्ध और सबसे तेज है। आपके पास मौजूद प्रबुद्ध तलवार दिल के साथ। हाहा, क्या भविष्य में कोई आपकी तलवार के एक भी वार का विरोध कर पाएगा? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एल्दम्यू ने यांग यी को सिर हिलाया, और फिर उसने मिंग सम्राट को देखा, जिसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। एल्दम्यू ने कहा, स्थानिक मिंग। हाँ, जियो तियानजी ने एक बार कहा था, दिव्य खजाना उभरता है, बैंगनी पुतलियां दिखाई देती हैं। अराजकता दुनिया को घेर लेती है, स्वर्ग का मार्ग साफ हो जाएगा। सभी जीवित प्राणी समृद्ध होंगे। मुझे लगता है कि आपने इन शब्दों के बारे में सुना होगा। यह सुनते ही मिंग सम्राट के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए, और फिर उसने एल्दम्यू की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, आप वास्तव में कौन हैं? आपको 10,000 साल पहले की जियान तियानजी की भविष्यवाणी के बारे में कैसे पता है? मैं बस मरने वाला हूं। एल्दम्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मिंग सम्राट, मैं आपको उसे मारने से नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप उसे मार देते हैं, तो वह भविष्यवाणी खत्म हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, आपके स्थानिक मिंग कबीले को प्रोफाउंड महाद्वीप के सभी जीवित प्राणियों के साथ दफना दिया जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मिंग सम्राट की अभिव्यक्ति थोड़ी भद्दी थी, और उसके चारों ओर का स्थान लहरदार हो गया। एल्दम्यू ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और दूर आसमान की ओर देखा। उसके बाद उन्होंने धीरे से कहा, मिंग सम्राट, क्या आप जानते हैं कि इतने सालों पहले इन्फेटेड वन द्वारा स्वर्ग पथ को पार करने के बाद भी कोई भी इसे पार क्यों नहीं कर पाया है? मिंग सम्राट ने धीमी आवाज में कहा, अनफेटेड वन वास्तव में बहुत ही भयानक था। वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। एल्दम्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, उसने सिर्फ एक तलवार से पूरे स्वर्ग पथ को कुचल दिया। पिछले 10,000 वर्षों के इतिहास की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि महाद्वीप के कुछ 10,000 वर्षों के इतिहास में भी कोई ऐसा नहीं कर पाया है। जहां तक भविष्य की बात है। जब उन्होंने यहां तक कहा, एल्दम्यू ने यांग ये की ओर देखा, और फिर उन्होंने कहा, संभवतः उनके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो इसे पूरा कर सके। मिंग सम्राट ने यांग ये की ओर देखा और कहा, क्या ऐसा है? एल्दम्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो स्वर्ग पथ के बारे में बात करते हैं। पिछले 10,000 सालों में जब से इन्फेटेड वन यहां से गुजरा है, तब से कोई भी इसे फिर से पार नहीं कर पाया है। इन्फेटेड वन की ताकत बहुत ज्यादा होने के अलावा, यह भी है कि उनके जाने के बाद स्वर्ग पथ की कठिनाई बढ़ती जा रही है। बाहर के लोग नहीं चाहते कि यहां से कोई फिर से जाए। क्या तुम समझे? आप वास्तव में कौन हैं? मिंग सम्राट की अभिव्यक्ति एक बार फिर बदल गई, और उन्होंने कहा, आप वास्तव में बाहर के लोगों के बारे में जानते हैं। निश्चित रूप से प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट पर मुट्ठी भर से भी कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। आप वास्तव में कौन हैं? एल्दम्यू ने मिंग सम्राट की ओर देखते हुए उदासीनता से कहा, अंडरटेकर। मिंग सम्राट ने जब यह सुना तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह कुछ देर तक एल्दम्यू को देखता रहा, और फिर मिंग सम्राट ने सचमुच थोड़ा सा सिर झुकाया, जबकि यांग हैरानी और घबराहट से देख रहा था। एल्दम्यू को प्रणाम करने के बाद मिंग सम्राट ने कहा, किंवदंती के अनुसार, चाहे कोई इंसान हो, दानव जानवर हो या कोई अन्य जाति हो, स्वर्गपथ पर मरने वाले सभी विशेषज्ञों की लाशों को एक रहस्यमय विशेषज्ञ द्वारा ले जाया जाएगा और उचित तरीके से दफनाया जाएगा ताकि उनकी आत्मा शांति से आराम कर सके और पुनर्जन्म प्राप्त कर सके। मुझे लगा कि यह केवल एक किंवदंती है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप वास्तव में अस्तित्व में हैं। एल्दम्यू मुस्कुराए, और फिर उन्होंने यांग यी की ओर देखा और कहा, मैंने मूल रूप से उसे अगले अंडरटेकर के रूप में बढ़ावा देने का इरादा किया था, लेकिन मैंने देखा कि महाद्वीप को भविष्य में इसकी आवश्यकता नहीं होगी। मिंग सम्राट थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, और फिर उसने कहा, वास्तव में। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने यांग ये की ओर देखा, और फिर उसने कहा, चूंकि वह आपका शिष्य है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। अलविदा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मिंग सम्राट ने एक बार फिर एल्दम्यू को प्रणाम किया, और फिर वह वहीं गायब हो गया। मिंग सम्राट के चले जाने के बाद यांग ये ने कहा, एल्दम्यू क्या? हाँ, शुरू से लेकर अंत तक यांग ये बेहद चकित था। मिंग सम्राट और एल्दम्यू स्पष्ट रूप से एक दूसरे को नहीं जानते थे। हालांकि मिंग सम्राट एल्दम्यू के प्रति बहुत विनम्र थे, और यह यांग ये को बेहद असामान्य लगा। आप पूछना चाहते हैं कि वह मेरे प्रति इतना विनम्र क्यों था? एल्दम्यू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। यांग ये ने सिर हिलाया। क्योंकि उसके जैसे ताकतवर व्यक्ति को भी अपनी लाश को दफनाने के लिए मेरी जरूरत पड़ सकती है। एल्दम्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वर्गपथ को विशेषज्ञों की कब्र भी कहा जाता है। हाहा, मैं तुम्हें यह सब अभी क्यों बता रहा हूँ? जाओ, प्राचीन युद्ध के मैदान में वापस जाओ। तुम्हारी माँ को यह कष्ट सहना तय है, और तुम अभी भी उसके लिए इस कष्ट को हल करने की क्षमता नहीं रखते हो। जाओ और मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करो, नहीं तो तुम्हारी माँ, तुम्हारी छोटी बहन और अनगिनत दूसरे लोग मर जाएंगे। यांग ये अभी कुछ पूछने ही वाला था कि उसके चारों ओर की दुनिया घूम गई, और उसकी चेतना धुंधली होने लगी।
जब उसे पुनः होश आया तो वह पहले से ही उसी स्थान पर था जहां उसने शुरुआत में मिंग सम्राट से मुलाकात की थी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।